नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू पढ़ाई विद गुरु चेला। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं BSEH यानी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा का क्लास 10th साइंस का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जो 2024 में आया था। और मैं जानता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स अभी फरवरी मार्च 2026 के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो एक गोल्ड माइन बन सकता है। गोल्ड माइन बन सकता है, ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में पैटर्न रिपीट होता है, क्वेश्चन का स्टाइल रिपीट होता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्किंग स्कीम का लॉजिक भी रिपीट होता है। हमारे लास्ट वीडियो में हमने 2025 का पेपर डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देखना, क्योंकि दोनों पेपर्स को कंपेयर करके आपको एग्जैक्ट पैटर्न समझ आ जाएगा कि बोर्ड क्या एक्सपेक्ट करता है। उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। आप सिंपली क्लिक कर 2025 के क्वेश्चन पेपर को भी देख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे, जो सबसे पहला चीज हम सीखने का प्रयास करेंगे वो है पेपर पैटर्न को डिकोड करना, यानी कि हर सेक्शन का क्या लॉजिक है इसको हम सीखने का प्रयास करेंगे। इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो करना, ये जो है 2-3 मार्क्स बचा सकता है, इसलिए जो इंस्ट्रक्शंस गिवन होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से हमें फॉलो करना चाहिए ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तीसरा चीज जो हम सीखेंगे वो है आंसर राइटिंग फॉर्मेट। एग्जैक्टली कैसे लिखें कि एग्जामिनर जो है वो इंप्रेस हो जाए आप लोगों की आंसर सीट को देखने के बाद। देन हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। 3 घंटे में 30 क्वेश्चंस कैसे टैकल कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। देन बात करेंगे एमसीक्यूज और असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस का क्या अप्रोच होता है, किस तरह उन क्वेश्चंस को टैकल किया जा सकता है। देन बात करेंगे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने का एक स्मार्टेस्ट तरीका जानने समझने का प्रयास करेंगे। जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स सेक्शन के अंदर, उनको आप किस प्रकार से टैकल कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। देन थ्योरी आंसर्स में कैसे डायग्राम्स यूज करके जो एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं वो आप स्कोर कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डाइव डीप इनटू द पेपर। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ आंसर्स पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि ये कंप्लीट गाइड है कि बोर्ड एग्जाम में टॉपर्स कैसे सोचते हैं, कैसे लिखते हैं। तो आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि नोटबुक और पेन तैयार रखिएगा जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल टिप्स बहुत सारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करने जा रहा हूं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज पढ़ाई विद गुरु चेला को नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए जरूर सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर वीडियो आप लोगों को एंगेजिंग लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो पाए। सो लेट्स स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है पढ़ाई विद गुरु चेला के इस नए एपिसोड में। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले पेपर को केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो देखिए, जब आपको पेपर मिलता है तो पहले 2-3 मिनट सिर्फ पेपर को स्कैन करना है। पेपर को देखकर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है आप लोगों को। तो आइए देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। आप देख सकते हैं पेपर का कोड है 1106 और ये जो है 2024 का सेट ए है, जो कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है। तो कुछ चीजें होती हैं जो आप लोगों को लिखना मैंडेटरी होता है। सबसे पहला है आंसर बुक के फ्रंट पेज पे ये कोड नंबर और ये सेट ए। जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे तब चीजें आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझ आएंगी। देन उसके बाद अटेंडेंस की जो शीट होती है उस पर भी ये मेंशन करना जरूरी होता है। और तीसरी चीज जो जरूरी होती है, क्वेश्चन पेपर पे भी अपना रोल नंबर लिखना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये छोटी मोटी जो चीजें हैं ये मिस कर देते हैं और बाद में कंफ्यूजन होता है। तो पहले 5 मिनट में ये सब आप लोगों को प्रॉपरली चेक कर लेना है। अब बात करते हैं टाइम और मार्क्स की।
तो देखिए टोटल टाइम की अगर हम बात करें आंसर राइटिंग के लिए जो दिए गए हैं वो है 3 आवर्स, यानी कि टोटल 180 मिनट्स आप लोगों के पास होंगे आंसर राइटिंग के लिए। टोटल मार्क्स की बात करें तो 60 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर है, जिसमें 20 मार्क्स आप लोगों के अलग से होते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड और 20 मार्क्स आप लोगों के होते हैं इंटरनल असेसमेंट बेस्ड। तो टोटल आपका होता है 100 मार्क्स का ये पेपर। तो बात करें क्वेश्चंस की, तो इसके अंदर लगभग 30 क्वेश्चंस हैं। अब अगर सिंपल कैलकुलेशन कर कर देखें, एवरेज पर क्वेश्चन निकालने की अगर हम सोचें तो डिवाइड कर देते हैं 180 अपॉन 30, जिसमें हमें मिलता है 6 मिनट्स। पर ऑब्वियसली एमसीक्यूज में कम टाइम लगता है एंड लॉन्ग आंसर्स में ज्यादा टाइम लगता है। अब बात करते हैं, कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस गिवन है जो कि आप लोगों को पढ़ लेने हैं, फॉलो कर लेने हैं बेहतर तरीके से। सबसे पहला है डोंट लीव ब्लैंक पेजेस इन आंसर बुक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर गलती से एक पेज छूट गया और नेक्स्ट पेज पे लिख दिया तो चेकर कंफ्यूज हो सकता है। तो ऑलवेज सिक्वेंटली लिखिए, ये मैं आप लोगों को यहां पर सजेस्ट करूंगा। दूसरा ये है राइट टू द पॉइंट एंड डू नॉट स्ट्राइक द रिटन आंसर। मतलब अगर एक बार लिख दिया ओवर राइटिंग या बहुत ज्यादा कटिंग नहीं करनी है। पहले रफ वर्क करिएगा, फिर नीट एंड क्लीन आप लोगों को लिखना है। तीसरा पॉइंट मैं आप लोगों को कहूंगा, एक्सेप्ट रोल नंबर, डोंट राइट एनीथिंग ऑन क्वेश्चन पेपर। एमसीक्यूज के आंसर्स क्वेश्चन पेपर पे मार्क बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। थिंकिंग की बात में ट्रांसफर कर देंगे, ये बात आप याद रखिएगा। डायरेक्टली आंसर शीट पे ही आप लोगों को एमसीक्यूज के आंसर लिखने होंगे, यानी कि कुछ भी चीज आप लोगों को क्वेश्चन पेपर पे नहीं लिखनी है, केवल और केवल अपना रोल नंबर ही लिखना है। फोर्थ पॉइंट मैं आप लोगों को साथ डिस्कस करूं तो ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी कंपलसरी हैं, कोई चॉइस नहीं है। इसलिए आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन जो है स्किप नहीं करना है, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही होगा किसी भी हाल में। बाकी बात करें इंटरनल चॉइस प्रोविजन की, तो कुछ क्वेश्चंस में और ऑप्शन है, दोनों पढ़ने के बाद जो बेटर आता है वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अब हम बात करें पेपर के स्ट्रक्चर के बारे में, तो जैसे कि आपको पता है 3 सेक्शंस में ये पेपर है। सेक्शन ए है फिजिक्स, जहां पर क्वेश्चन नंबर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10, जो कि लगभग कहा गया है 20 मार्क्स का है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मिक्स ऑफ एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट आंसर्स हैं, लॉन्ग आंसर्स हैं। दूसरा इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर शामिल की गई हैं। नेक्स्ट जो आपका जो सेक्शन है वो है सेक्शन बी विच इज केमिस्ट्री, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20। ये भी 20 मार्क्स का है, सेम पैटर्न जैसे कि फिजिक्स का है। केमिकल इक्वेशंस यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं, इंपॉर्टेंट हैं। सेक्शन सी है लाइफ साइंस या बायोलॉजी कह सकते हैं, जिसमें 21 से स्टार्ट है क्वेश्चन और लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 वहां पर एंडिंग है। ये भी आप लोगों का 20 मार्क्स का है। स्लाइटली मोर वेटेज है। डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी सेक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी की यहाँ पर बात करूंगा। तो बायोलॉजी से स्टार्ट करिएगा अगर आपको लगता है कि आपके बायोलॉजी का सेक्शन काफी स्ट्रांग है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इससे आप लोगों का बिल्ड होगा। या फिर जो सेक्शन सबसे कंफर्टेबल लगे वहां से स्टार्ट करिएगा, और कंपलसरी नहीं है कि आप सीक्वेंस को फॉलो करें, लेकिन याद रखिएगा आप लोगों को एक ही बार में एक ही जो सेक्शन है वो आप लोगों को पूरी तरीके से अटेम्प्ट करना है। ये नहीं है सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 पहले कर दिया है, देन क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप लोगों का कह सकते हैं बायोलॉजी सेक्शन का है। इस तरीके से नहीं करना है, आपको एक ही सेक्शन उठाना है और उसी को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये वही इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किए, जो कि आप लोगों को फॉलो करने हैं। आइए बढ़ते हैं सेक्शन की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की, जो कि फिजिक्स का है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आप लोगों को क्वेश्चंस जो हैं देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपको इंग्लिश बेहतर समझ में आए तो अच्छी तरह है आप करिएगा आंसर्स को। थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो आप हिंदी माध्यम का क्वेश्चन भी सवाल जो है वो पढ़ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। A spherical mirror and a thin
spherical lens have each a focal length of negative 15 centimeter. The mirror and the lens are likely to be option A both concave, option B both convex, option C the mirror is concave and the lens is convex, and last option D the mirror is convex and the lens is concave. तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन को समझ लेना है कि आखिरकार क्या पूछ रहे हैं। तो आप लोगों को यहां पर बता दूं, यहां पर नेगेटिव फोकल लेंथ दिया है जो कि है -15 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है। कंसेप्ट को रिकॉल करने का प्रयास करते हैं जो कि हमने क्लास में पढ़ा है। कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। वहीं कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ की बात करें तो वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है और कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। साइन कन्वेंशन आप लोगों को याद रखना है, ये न्यूमेरिकल्स में भी काफी ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं। तो अगर दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव है तो बोथ आर कनकेव, मिरर भी कनकेव है और लेंस भी कनकेव है। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर ए होगा, बोथ कनकेव। तो यहां पर मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी टिप शेयर करना चाहता हूं जो कि एमसीक्यू बेस्ड है। देखिए, एमसीक्यूज में ऐसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। फॉर्मूलाज आप लोगों को याद करने से ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डजंट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट? ऑप्शन ए है आई स्क्वेयर आर, ऑप्शन बी है आई आर स्क्वेयर, ऑप्शन सी है वी आई एंड ऑप्शन डी है वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो देखिए इसकी अप्रोच क्या हो सकती है। पावर के फॉर्मूलाज आप लोगों को याद हैं? मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए अगर आपको याद है तो। बाकी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपना पेन पेपर लेके जो बैठे हैं उसमें नोट डाउन कर लीजिए। बेसिक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई, यानी कि पावर कह सकते हैं वोल्टेज इनटू करंट। अब अगर हम ओम्स लॉ का यूज करें तो V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। हम डिफरेंट फॉर्म्स ड्राइव कर सकते हैं, जैसे पहला है P इज इक्वल टू वी आई जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला है। दूसरा है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर जो कि हम कह सकते हैं V को आई आर से रिप्लेस कर दिया। और तीसरा हम ड्राइव कर सकते हैं P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, I को V अपॉन आर से रिप्लेस कर दिया। अब बात करें आई आर स्क्वायर को चेक करने की, तो I की यूनिट क्या है? एम्पियर, और आर स्क्वायर की यूनिट क्या है? ओम स्क्वायर। आई आर स्क्वायर की यूनिट क्या हुई? एम्पियर इंटू ओम स्क्वायर। तो ये पावर की यूनिट वॉट नहीं बन सकती, तो डायमेंशनली ये क्या है? इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या होगा? यस आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर। आंसर होगा बी, आई आर स्क्वायर। मैंने आपको बताया कैसे होगा। तो जो V इज इक्वल टू आई आर है उसको आपको डिफरेंट फॉर्म्स में लिखने की आवश्यकता होगी। यहां पर मैं एक टिप शेयर करना चाहूंगा। फिजिक्स एमसीक्यूज में बहुत बार डायमेंशनल एनालिसिस से क्विकली एलिमिनेट कर सकते हैं रॉन्ग ऑप्शंस को। तो यूनिट्स आप लोगों को चेक करनी है, एक तरीके से आप लोगों को हैबिट बना लेनी है जो भी यूनिट्स आपको नजर आती हैं उनको चेक करने की, ताकि इस तरीके के जो एमसीक्यूज होते हैं उनको आप क्लियरली एंड क्रिस्टल क्लियर तरीके से टैकल कर सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डैश। ये मैंने काफी अक्सर क्लास में आप लोगों से पूछा भी है और आप लोग जो है शांति से खड़े हो जाते हैं जब भी मैं यूनिट्स की बात करता हूं, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर पता लग रहा होगा कि कितनी वेटेज है यूनिट्स वाले क्वेश्चंस की। तो ये जो है बिल्कुल डायरेक्ट है डियर स्टूडेंट्स, जिसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर, AMPERE, या फिर आप सिंपली जो है कैपिटल A भी लिख सकते हैं। राइटिंग टिप के बारे में बात करूं तो ऐसे डायरेक्ट आंसर्स क्वेश्चंस में आप लोगों को क्लियरली लिखना चाहिए, स्पेलिंग आप लोगों को करेक्ट लिखनी चाहिए, यूनिट का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करो अगर साइंटिस्ट के नाम पर है, जैसे एम्पियर, कॉलम एंड सो मैनी यूनिट्स। इवन 1 मार्क के लिए भी प्रेजेंटेशन मैटर करती है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विच इज क्वेश्चन नंबर 4। वाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग? 1 मार्क का क्वेश्चन है।
अब देखिए, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है जैसे कि हम देख पा रहे हैं, तो प्रिसाइज आंसर चाहिए, ऐसे टाइप नहीं लिखना है। परफेक्ट आंसर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लिख सकते हैं ड्यूरिंग सनराइज सनलाइट ट्रेवल्स अ लॉन्गर डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर। ब्लू लाइट जो होती है, जिसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है, गेट्स स्कैटर्ड अवे बाय एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, वाइल रेड लाइट जिसकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है reaches our eyes with less scattering, hence the sun appears reddish। की पॉइंट्स आप लोगों को कवर कर लेने हैं, जो कि है लॉन्गर डिस्टेंस मेंशन किया है, स्कैटरिंग एक्सप्लेन किया है, वेवलेंथ का जो लॉजिक है वो आप लोगों ने दिया है या फिर नहीं दिया है, डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर दिया है या फिर नहीं दिया है। देखिए, कुछ अक्सर मिस्टेक हम कर देते हैं आंसर लिखते टाइम। हम लिख देते हैं कि जो सन होता है वो अर्ली मॉर्निंग हमें रेडिश नजर आता है जस्ट बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बस इतना ही लिख देते हैं। पर मार्क्स के लिए हमें थोड़ा और इलेबोरेट करना पड़ता है बिना अननेसेसरी डिटेल्स के दिए। तो यहां पर जो है आप 1 या 2 मार्क के क्वेश्चंस में 3-4 लाइन सफिशियंट है लिखनी, आप डेफिनेटली लिख कर आइएगा। पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा, लेकिन वो एप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए। पॉइंट वाइज आप लोगों को लिखना है। फ्लोइंग आंसर आप लोगों को ज्यादा अच्छा तरीके से एक्सप्लेन करना है। यानी कि मैं ओवरऑल ये कहना चाहूंगा कि आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर दे सकते हैं, लेकिन इसमें आप कुछ ना कुछ और जो नेसेसरी डिटेल्स हैं उसको ऐड कर लीजिए। एक प्रॉपर तरीके से 2 या 3 लाइन का आंसर आप लोगों के लिए इनफ है अगर आप 1 नंबर के क्वेश्चन में लिखना चाहते हैं। दैट्स इट। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ए एंड आर बेस्ड ये क्वेश्चन है और इनको टैकल करने का अप्रोच मैंने लास्ट की जो वीडियो है उसमें भी शेयर करा था। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा ट्रिकी है। केयरफुली आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, हर एक स्टेटमेंट हर एक पॉइंट आप लोगों को समझना पड़ता है। तो असर्शन ए है, ध्यान से पढ़िए। अ रेनबो इज समटाइम्स seen in the sky in rainy season only when observers back is towards the sun। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर यह समझ में नहीं आता तो हम हिंदी माध्यम का भी पढ़ सकते हैं। रीजन है आर इंटरनल रिफ्लेक्शन इन द वाटर ड्रॉपलेट्स कॉज डिस्पर्जन एंड द फाइनल रेज आर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। आप लोगों ने पढ़ लिए। अब बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर ट्रू and R is the correct explanation of A। Option B है both A and R are true but R is not the correct explanation of A। Option C है A is true but R is false and option D है A is false but R is true। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इसकी अप्रोच को देखते हैं, किस तरीके से आप लोगों को ये करने हैं। तो पहला स्टेप होता है असर्शन चेक करना। ये आप लोगों को चेक करना है स्टेटमेंट पढ़ के कि ये ट्रू है या फिर नहीं है। तो देखिए, हम पढ़ते हैं असर्शन क्या है। असर्शन है अ रेनबो इज समटाइम्स सीन इन द स्काई इन रेनी सीजन ओनली व्हेन ऑब्जर्वर्स बैक इज टुवर्ड्स द सन। तो देखिए, ये बिल्कुल सही है। रेनबो हमेशा अपोजिट साइड पे दिखता है सन के। इफ सन इज बिहाइंड यू देन रेनबो इज इन फ्रंट। तो ये बिल्कुल सही बात है। अब आप स्टेप 2 की बात करते हैं, जो कि है रीजन को चेक करना। अब रीजन चेक करिए, जो स्टेटमेंट दी गई है उसके लिए जो रीजन है वो सही है या गलत। अब इसको चेक करते हैं। तो रीजन है इंटरनल रिफ्लेक्शन इन द वाटर ड्रॉपलेट्स कॉज डिस्पर्जन एंड द फाइनल रेज आर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं, ये जो रीजन है ये भी बिल्कुल सही है। रेनबो बनता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन यानी कि डिस्पर्जन, जब लाइट एंटर्स करती हैं वाटर ड्रॉपलेट में। दूसरा, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी इसका एक हमने पढ़ा है जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं, इसका मेन रीजन होता है। और तीसरा है रिफ्रैक्शन अगेन वाइल एग्जिटिंग। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जब ये जाता है तो भी रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। तो फाइनल रेज जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में ही आती हैं। ये भी बिल्कुल सही है। अब स्टेप 3 क्या है? ए भी सही है, आर भी सही है। तो अब हम स्टेप 3 की ओर बढ़ते हैं। क्या आर एक्चुअली ए को एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नहीं? अब इस चीज को देखते हैं। तो डेफिनेटली हमने दोनों स्टेटमेंट्स को क्लियर करा और दोनों ही बिल्कुल सही हैं। हम कह सकते हैं कि जो आर जो है, जो रीजन है, वो एक्चुअली ए
असर्शन जो है उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में रेज आने की वजह से ही रेनबो ऑब्जर्वर के बैक साइड यानी कि सन के जस्ट अपोजिट में दिखता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर ए, बोथ ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन ए। तो यहां पर ए एंड आर क्वेश्चन का गोल्डन रूल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान से समझिएगा। पहला रूल है, दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली आप लोगों को चेक कर लेनी है, ट्रू है या फिर फॉल्स है। दूसरा, अगर दोनों ट्रू हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तब चेक करना है कि जो आर है वो एक्चुअली ए की रीजन है या नहीं। तीसरा, कभी कभार दोनों जो हैं ट्रू होते हैं, ए भी और आर भी, पर रीजन अलग कुछ और होता है। तो ये भी आप लोगों को एक तरीके से ट्रैप करने का प्रयास करता है। अब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिस टिप की। पास्ट ईयर पेपर्स में जितने भी ए एंड आर क्वेश्चंस हैं, सब के सब आप लोगों को सॉल्व करने हैं। पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इनको सॉर्ट आउट करते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला है स्कैटरिंग ऑफ लाइट और दूसरा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो देखिए, ये जो है डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन है, 1+1 मार्क का। तो परफेक्ट आंसर की अगर हम बात करें स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, तो जैसे कि आप जानते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर लाइट रेज जो हैं वो फोर्स्ड होती हैं टू डाइवेट फ्रॉम देयर स्ट्रेट पाथ when they interact with particles in the medium such as dust, water droplets या फिर कुछ गैस मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में। वहीं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात करें तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है एक ऐसा घटनाक्रम होता है, ऐसा फिनोमिना होता है जहां पर बेंडिंग ऑफ लाइट रेज जो है देखी जाती हैं when they pass through different layers of the atmosphere having different optical densities due to varying temperature and pressure। तो इस तरीके से आप इनका आंसर लिख सकते हैं। डेफिनेशन लिखने का एक फॉर्मूला होता है, मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहला है फिनोमिनन या प्रोसेस बताओ, आप लोगों को क्लियरली बतानी चाहिए दोनों चीजें। एंड ये कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, एंड आप लोगों को जो मैकेनिज्म होता है वो आप लोगों को ब्रीफली मेंशन भी करना चाहिए। कहां पे होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में होता है, ये भी रेलेवेंट है आप लोगों को लिखना। अब प्रेजेंटेशन टिप की बात करें तो सब हेडिंग्स आप लोगों को क्लियरली लिखनी चाहिए, ए और बी। अंडरलाइन कर देनी चाहिए डेफिनेशंस अगर नीट आप लोगों को दिखाना है, ठीक है। तीसरा, टेक्निकल टर्म्स आप लोगों को यूज करनी है, जैसे ऑप्टिकल डेंसिटी, डाइवेट एंड सो मेनी ऑप्टिकल टर्म्स यू कैन यूज, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी होती हैं स्टूडेंट्स के द्वारा जो डेफिनेटली उनको अवॉइड करनी चाहिए। पहला है, हम लिख देते हैं जैसे स्कैटरिंग मींस लाइट स्कैटर्स। सर्कुलर डेफिनेशन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं देनी है। एग्जाम्पल्स देने में डेफिनेशन भूल जाते हैं अक्सर, तो याद रखिएगा सबसे पहले आपका प्रीफरेंस होना चाहिए डेफिनेशन लिखने का, देन आप लोगों को एग्जाम्पल लिखने चाहिए। हालांकि एग्जाम्पल जो हैं ऑप्शनल होते हैं, लेकिन अगर स्पेस है तो आप डेफिनेटली, मैं यही सजेस्ट करूंगा, डेफिनेशन के बाद आप लोग एग्जाम्पल जरूर मेंशन करके आइएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एज इट इज आप लोगों के एनसीईआरटी टेक्स्ट जो बुक है उसके अंदर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। तो यहां पर जो है ये पूछा गया है, जो टंगस्टन होता है वो आमतौर पर जो है एक एक्सक्लूसिवली है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स। विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है, क्या रीजन है, ठीक है। तो टंगस्टन जो है वो यूज करा जाता है लैंप्स फिलामेंट्स के अंदर, क्यों? क्योंकि ये काफी ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड इट कैन withstand high temperatures when electric current passes through it without melting। तो ये पिघलता नहीं है easily। दूसरा, इट हैज हाई रेसिस्टिविटी जो कि प्रोड्यूस करती है हीट एंड ब्राइट लाइट एफिशिएंटली व्हेन करंट फ्लोज। तीसरा, इट इज डक्टाइल सो थिन वायर्स कैन बी ड्रॉन इजिली फॉर फिलामेंट मेकिंग। एंड चौथा, इट डजंट ऑक्सीडाइज इजिली एट हाई टेम्परेचर्स व्हेन यूज्ड इन इनर्ट गैस फिल्ड बल्ब।
लास्ट हमने जो वीडियो में डिस्कस किया 2025 का क्वेश्चन पेपर, उसमें पूछा गया था इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था एकमात्र गैस होती है आर्गन, जो कि एक इनर्ट गैस है जो कि फिल करी जाती है इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर। ठीक है, उसी के बेसिस पर यहां पर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गैसेस होती हैं जो भरी जाती हैं वो क्यों भरी जाती हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइज नहीं होती हैं इजिली एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम का, क्या लॉजिक है यहाँ पर। देखिए 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं। कम से कम 2 प्रॉपर रीजन आप लोगों को यहाँ पर क्लियर देने हैं। सिर्फ हाई मेल्टिंग पॉइंट लिखोगे तो 0.5 जो है आप लोगों को मार्क ही मिलने वाला है। आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो नंबर्ड पॉइंट्स अगर आप मल्टीपल रीजंस हैं तो आप जरूर लिखिए। हर पॉइंट सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, एक आप में कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। साइंटिफिक टर्म्स का आप जितना यूज कर पाए उतना ही आपके लिए बेहतर है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, रेसिस्टिविटी हो गया एंड डक्टाइल हो गया। ठीक है, एक अल्टरनेटिव अप्रोच भी आप लोगों को मैं सजेस्ट करूं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसको हम अल्टरनेटिव अप्रोच के तौर पर ही देखेंगे जो इसके ऑप्शन में पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें और कर क्वेश्चन पूछा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वॉट when it draws a current of 4 ampere from the source. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? तो देखिए ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को हर एक चीज लिखनी होगी। जैसे अगर हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स अगर हम बात करें तो V क्या है, वो 60 वोल्ट है। करंट क्या है, I क्या है, 4 एम्पियर है। अब यहाँ पर ओम्स लॉ का हम यूज करेंगे, R इज इक्वल टू V अपॉन I फॉर्मूला लगाएंगे। V क्या है 60 वॉट और I क्या है 4A, इसको हम डिवाइड करेंगे जिससे हमें मिलेगा 15 ओम। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंक्रीज हुआ है टू 120 वोल्ट तो हम करंट जो है ड्रॉ करेंगे हीटर के द्वारा, वो होगा I डैश इज इक्वल टू 120 वोल्ट अपॉन 15 ओम। तो हीटर विल ड्रॉ करंट ऑफ 8 एम्पियर इसका आंसर होगा। और ब्रीफली डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए I गिवन है 4 एम्पियर, V गिवन है 60 वॉट, ठीक है, और V2 गिवन है 120 वॉट और I हमें उसका बताना है। तो हम ओम्स लॉ का यूज करेंगे, V इज इक्वल टू IR। रेसिस्टेंस ऑफ हीटर क्या होगा, R इज इक्वल टू V अपॉन I। जैसे मैंने बताया V की वैल्यू क्या है 60, I की वैल्यू क्या है 4, डिवाइड कर देंगे मिलेगा 15 ओम। रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हीटर क्या है सेम है। अब हम हायर वोल्टेज की बात करें तो क्या होगा, वही होगा I इज इक्वल टू V अपॉन R, 120 अपॉन 15 टोटल आ जाएगा 8 एम्पियर। तो द हीटर विल ड्रॉ 8 एम्पियर करंट। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा। ये भी 2 मार्क का है। आप चाहे टंगस्टन वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर वो नहीं आता है तो आप इसको कर सकते हैं, ये नहीं आता है तो आप टंगस्टन वाला कर सकते हैं। और मैं ये क्वेश्चन पूछा है तो न्यूमेरिकल लिखने का एक परफेक्ट फॉर्मेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। सबसे पहला पॉइंट है गिवन डाटा, सब वैल्यूज आप लोगों को क्लियरली लिखनी चाहिए उनके सिंबल्स के साथ। दूसरा, जो भी आपको निकालना है टू फाइंड, जैसे हम मैथ्स में करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम, वही आपको लिखना है। जो पूछा है वो क्लियरली मेंशन करना है और फॉर्मूला लिखना है, जो यूज कर रहे हो वो आप लोगों को लिखना चाहिए। कैलकुलेशन जो है आपको स्टेप बाय स्टेप करनी है, कोई भी कैलकुलेशन आपको स्किप नहीं करनी है। आंसर जो भी आएगा यूनिट के साथ क्लियरली स्टेटमेंट में आप लोगों को लिखना है। एक प्रो टिप मैं आप लोगों को देना चाहूंगा जो कि टॉपर्स यूज करते हैं, इवन अगर आंसर गलत आ गया पर मेथड सही है तो पार्शियल मार्क्स डेफिनेटली मिल सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग यू कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को हर एक चीजें लिखनी है। तो इस तरीके से आप इनका आंसर लिख सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और पूछा गया है व्हाट इज रेसिस्टेंस, स्टेट इट्स एसआई यूनिट, ऑन विच फैक्टर्स डज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। पहला क्वेश्चन पूछा रेसिस्टेंस क्या होता है, फिर उसके बाद पूछा इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, और फिर पूछा है ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड होता है। तो देखिए 3 मार्क का ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ब्रेक डाउन कर दिया हमने, पहले डेफिनेशन,
दूसरा यूनिट के मिलेंगे 0.5 मार्क्स और देन फैक्टर्स पर मिलेंगे 1.5 मार्क्स। तो रेसिस्टेंस की अगर हम बारे में बात कर रहे हैं तो जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, उसको हम डिफाइन करते हैं, एक ऐसी रेशो होती है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, और अगर ब्रीफली बात करें तो रेसिस्टेंस जो है ऐसी प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो कि अपोज करती है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, एंड इसकी जो रेशो, ये जो है रेशो होती है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, जिसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो क्या होती है, ओम। सिंबल भी आप लोगों को बनाकर आना है। अब बात करते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। तो पहला फैक्टर हमने काफी ब्रीफली डिस्कस करा है, जो कि है लेंथ ऑफ कंडक्टर यानी कि एल। अब देखिए, ये कहा गया है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। लॉन्गर द कंडक्टर, जितना लंबा कंडक्टर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, यानी कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अब दूसरा हम बात करें तो वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि ए। रेसिस्टेंस के बारे में सुना है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थिकर वायर हैज लेस रेसिस्टेंस यानी कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। तीसरा जो है वो है नेचर ऑफ मटेरियल, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स की जो है डिफरेंट रेसिस्टिविटीज होती हैं। जैसे कि हम कॉपर की बात करें तो उसकी लो रेसिस्टेंस होता है, और मटेरियल्स की बात करें जैसे रबर तो उसका हाई रेसिस्टेंस होता है। चौथा होता है टेम्परेचर। ज्यादातर कंडक्टर्स के लिए रेसिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो कंबाइंड रिलेशन है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, जहां पर रो जो है वो रेसिस्टिविटी है ऑफ द मटेरियल। अब देखिए, ये आंसर आप लोगों को फुल मार्क्स दिला सकता है, लेकिन क्यों और कैसे? तो सबसे पहले आप लोगों को डेफिनेशन कंप्लीट है फॉर्मूला के साथ। ठीक है, मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूं, V अपॉन में I। दूसरा, यूनिट आप लोगों ने करेक्टली दिया है सिंबल के साथ। तीसरा, जितने भी 4 फैक्टर्स हैं या 5 फैक्टर्स हैं वो आप लोगों को मेंशन करे हैं। ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेन करे हैं, ये नहीं केवल पॉइंट लिख दिए, उनको एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, और जो प्रोपोर्शनलिटी रिलेशंस दिए हैं आपने, और फॉर्मूला भी आप लोगों ने ऐड किए हैं, जो कि बोनस इंप्रेशन बनता है। तो इस तरीके से ये 3 मार्क का जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को 3 के 3 नंबर ही दिलाने वाला है, एक भी नंबर यहाँ पर कटने वाला नहीं है। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए एक स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को शेयर कर दूं कि मिनिमम आप लोगों को 8 से 10 लाइंस लिखनी चाहिए, पॉसिबल हो पाता है तो, अदरवाइज 6 से 8 लाइन भी चल जाएंगी। सब हेडिंग्स आप लोगों को यूज करनी है क्लैरिटी के लिए। मैथमेटिकल रिलेशंस देना है आप लोगों को, ये आप लोगों को हेल्प करती हैं आंसर को इंप्रेसिव बनाने में, जैसे कि आर, ठीक है, एल एंड सो मैनी। डायग्राम्स अगर रेलेवेंट हो पाते हैं तो आप लोगों को बनाने चाहिए, यहाँ पर ऑप्शनल है, बना भी सकते हैं नहीं भी बना सकते हैं, लेकिन हाँ जहां भी आप लोगों को नीड पड़ती है डेफिनेटली वहां पर बना के आइएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि फिजिक्स के सेक्शन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के 2 पार्ट हैं, एक है 1 नंबर का, दूसरा है 2 नंबर का। तो पहला नंबर अगर हम बात करें तो वो है 9 का पार्ट ए। व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट। तो देखिए, यहां पर पूछा है किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। तो देखिए, यहां पर हम कह सकते हैं द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री पर जब होगा टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तब हमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो फोर्स है, वो हमें एक्सपीरियंस हो पाएगी। ठीक है, दूसरा एक एक्स्ट्रा क्रेडिट एडिशन मैं आप लोगों को यहां पर देना चाहूंगा। F इजिकल टू होता है B, जहां पर साइन थीटा की हम बात करते हैं, जिसमें मैक्सिमम थीटा इजिकल टू 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इजिकल टू 1। ये आप लोगों को समझ नहीं आएगा, ये 11th-12th की बात है, लेकिन फिलहाल मैं ये कहूंगा आप इसको इजीली लिख सकते हैं। दूसरा पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 2 मार्क्स का है। Why don't two magnetic lines of force intersect each other? तो देखिए, यहां पर पूछा गया है
कि जो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं कर पाती, इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर पाती हैं। तो देखिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे को, क्योंकि अगर वो ऐसा करती हैं तो इट वुड मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर मैग्नेटिक फील्ड वुड हैव टू डिफरेंट डायरेक्शंस सिमिल्टेनियसली, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। द मैग्नेटिक कंपास नीडल एट दैट पॉइंट वुड पॉइंट इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस एट द सेम टाइम विच इज नॉट फिजिकली पॉसिबल। तो आंसर क्वालिटी टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। जैसे कि पार्ट ए है, उसमें एंगल आप लोगों को मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, जो कि परपेंडिकुलर लिख सकते हैं या परपेंडिकुलर के साथ 90 डिग्री ब्रैकेट में लिख सकते हैं। दूसरा पार्ट बी में अगर बात करें तो वहां पर लॉजिकल रीजनिंग देनी है, जहां पर पूछा है वाई, तो वाई को ही आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। तीसरा इम्पॉसिबल और नॉट फिजिकली पॉसिबल से आप लोगों को डिफाइन करनी आनी चाहिए टर्म्स, ठीक है। इस तरीके से आप इनका आंसर लिख सकते हैं। अब इसी के क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करूं तो इसी के अल्टरनेटिव में एक क्वेश्चन और नजर आता है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो इसको करिएगा, अगर ये नहीं आता है तो इसका जो अल्टरनेटिव चॉइस है उसको आप लोग कर सकते हैं आपको बेहतर तरीके से अगर आता है तो और में कर पूछा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर, व्हाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक अप्लायंसेस। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों के टेक्सचुअल क्वेश्चन में से डायरेक्टली पूछा गया है। तो यहां पर जो है फंक्शन ऑफ अर्थ वायर की अगर बात करूं तो जो अर्थ वायर होता है वो प्रोवाइड करता है एक लो रेसिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ फॉर लीकेज करंट टू फ्लो डायरेक्टली टू द अर्थ, जो कि प्रोटेक्ट करता है यूजर्स को इलेक्ट्रिक शॉक से। नेसेसिटी भी है ऑफ अर्थिंग मेटेलिक अप्लायंसेस, जहां पर पहला है कि जो मेटेलिक बॉडीज होती हैं, मेटेलिक बॉडीज, तो हम लिख सकते हैं कि मेटेलिक बॉडीज ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कैन बिकम लाइव ड्यू टू इंसुलेशन फेलियर और लीकेज करंट। दूसरा, इफ अ पर्सन टचेस सच अ लाइव मेटेलिक बॉडी, डेंजरस करंट कैन पास थ्रू देयर बॉडी टू द अर्थ कॉजिंग सर्व शॉक और इवन डेथ। तीसरा हम लिख सकते हैं व्हेन अप्लायंसेस आर अर्थेड, एनी लीकेज करंट फ्लोज थ्रू द अर्थ वायर, जो लो रेसिस्टेंस पाथ होता है, इंस्टेड ऑफ थ्रू द ह्यूमन बॉडी, जिसका हाई रेसिस्टेंस पाथ होता है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। दो देयरफॉर अर्थिंग इज अ क्रूशियल सेफ्टी मेजर इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस। तो 3 मार्क्स में ये कवर करिए, फंक्शन आप लोगों को क्लियरली बताने हैं, डेंजर को एक्सप्लेन करना है, सॉल्यूशन या वर्किंग एक्सप्लेन करनी है, एंड सेफ्टी एंगल को भी आप लोगों को हाईलाइट करना है। सो ओवरऑल आप इसमें लिख सकते हैं कि द मेटेलिक बॉडी जो फ्रेम होता है ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू द अर्थ वायर। दिस इंश्योर दैट द पोटेंशियल ऑफ द मेटेलिक बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस टू बी जीरो, equal to the earth potential, so that even if there is any leakage of current to the metallic body, user may not get a electric shock on touching the appliance. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है फिजिक्स के सेक्शन का, क्वेश्चन नंबर 10 का। पार्ट ए की बात करें तो वो 3 मार्क्स का है, पार्ट बी की बात करें तो वो 2 मार्क्स का है। टोटल क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आप लोगों का 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो बात करें तो पार्ट ए है जो कि 3 मार्क्स का है, पूछ रहा है व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट डाउन द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो ये एक ऐसा फिनोमिना है जहां पर बेंडिंग ऑफ लाइट रेज देखी जाती हैं जब वो पास होती हैं एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी अनदर मीडियम में, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें तो दोनों ही लॉज आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने चाहिए। पहला लॉ कहता है जो इंसिडेंट रे होगी, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी और जो नॉर्मल होगा टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो सबके सब लाई करेंगे एक सेम प्लेन पर। दूसरा लॉ कहता है जिसको स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं कि जो रेशो होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मैथमेटिकली भी आप जरूर लिखिएगा, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट जो है वो बराबर होता है म्यू के, जिसको हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बोनस डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है, इवन दो नॉट आस्क्ड, पर ये आप लोगों की आंसर को वैल्यू जो है ऐड करेगा। तो सिंपल डायग्राम शोइंग इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंगल्स आई एंड आर, दैट्स इनफ फॉर दिस क्वेश्चन।
अब बात करते हैं इसी के पार्ट बी पर, जो कि है विच मिरर डू वी यूज एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स एंड वाई। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, 2025 में भी आया था। आप देख सकते हैं, उसका वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। तो यहां पर पूछा है कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो यूज होता है रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स, कैसे, क्यों, क्या रीजन है। तो देखिए, कन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा फॉर्म करता है एक इरेक्ट, वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो कि अलाउ करता है ड्राइवर को टू व्यू लार्जर ट्रैफिक एरिया बिहाइंड द व्हीकल विद इन द स्मॉल मिरर। दूसरा, जो फील्ड ऑफ व्यू होता है कन्वेक्स मिरर का वो ज्यादा बड़ा होता है कंपेयर टू द प्लेन मिरर ऑफ सेम साइज, प्रोवाइडिंग बेटर विजिबिलिटी ऑफ ट्रैफिक। तीसरा, इमेजेस जो है वो हमेशा इरेक्ट बनती हैं, मेकिंग इट इजियर फॉर द ड्राइवर टू जज द पोजिशन एंड डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स बिहाइंड। तो 5 मार्क का क्वेश्चन है ये, दोनों को मिला दिया जाए तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर करूं। तो टोटल 10 से 15 लाइन आप लोगों को लिखनी है। क्लियरली आप लोगों को सब हेडिंग्स जो है मेंशन करनी है। डेफिनेशंस आप लोगों को क्लियरली मेंशन करनी चाहिए। जो लॉज हैं, जो फॉर्मूलाज हैं और जो एप्लीकेशन है, रीजन है, वो भी आपको प्रॉपर तरीके से मेंशन करना चाहिए। अगर पॉसिबल हो पाता है तो छोटा सा डायग्राम, इवन रफ क्वालिटी आप लोगों की आंसर में डेफिनेटली ऐड करने वाला है। अब देखिए, अगर ये नहीं आता है आप लोगों पर तो इसी के अल्टरनेटिव क्वेश्चन में दिया है, जिसका पार्ट ए है, अ कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो देखिए, न्यूमेरिकल है। अब यहां पर अगर हम सारा डाटा को देखें तो फोकल लेंथ गिवन है f इजिकल टू -15 सेंटीमीटर। आप लोग कहेंगे यहाँ पर तो पॉजिटिव में, आपने नेगेटिव क्यों कहा? तो देखिए, नेगेटिव इसलिए कहा क्योंकि कन्वेक्स लेंस है और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है। इमेज डिस्टेंस है v इजिकल टू -10 सेंटीमीटर। वर्चुअल इमेज फॉर कन्वेक्स लेंस जो है वो कनकेव लेंस जो है वो नेगेटिव होती है। हमें क्या निकालना है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है, लेकिन यू निकालना है। तो लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, I अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। वैल्यू को पुट कर देंगे तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो जो ऑब्जेक्ट होगा शुड बी प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है ऑब्जेक्ट की साइड को, याद रखिएगा। न्यूमेरिकल टिप मैं दोबारा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, साइन कन्वेंशन जो है आप लोगों को क्लियरली फॉलो करना चाहिए। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होती है, इमेज जो है वो वर्चुअल होगी तो वी भी नेगेटिव होगा। हर स्टेप आप लोगों को दिखाना है, डायरेक्ट आंसर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं देना है। फाइनल आंसर में इंटरप्रिटेशन दो, 30 सेंटीमीटर ऑन ऑब्जेक्ट साइड। पार्ट बी इसका देख लेते हैं, जो कि है राइट द मिरर फॉर्मूला। कितना सिंपल है, 1 अपॉन एफ इजिकल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। जहां पर एफ क्या है, वी क्या है, यू क्या है, ये आपको क्लियरली मेंशन करना चाहिए। तो अब इसी का आई थिंक सी पार्ट और है, हाँ सी पार्ट है, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिंपल सा है, जो 2025 के क्वेश्चन पेपर में भी हमने देखने को मिला, जिसका आंसर है कनकेव मिरर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, जब भी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा तो जो इमेज है कनकेव मिरर के द्वारा वो क्या होगी? सीधी होगी और इनलार्ज इमेज होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर फिजिक्स सेक्शन जो है कंप्लीट होता है। आप लोगों के साथ एक साथ मैं कुछ टिप्स भी शेयर कर देता हूं इस सेक्शन को खत्म करते हुए। सबसे पहला है एमसीक्यूज के ऊपर टिप कि डोंट स्पेंड मोर देन 1 मिनट ईच। अगर कंफ्यूज हो तो मार्क कर लेना मेंटली एंड मूव ऑन, एंड एंड में रिव्यू करना। दूसरा, न्यूमेरिकल्स के लिए यह कहूंगा कि फॉर्मूला क्लियरली आप लोगों को लिखने हैं, यूनिट्स प्रॉपर तरीके से चेक कर लेनी है, नेगेटिव साइंस केयरफुली हैंडल करिएगा। तीसरा, मैं यही कहूंगा थ्योरी क्वेश्चंस पर कि डेफिनेशंस आप लोगों को नीटली एंड प्रिसाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करने हैं, लॉज और प्रिंसिपल जो है क्लियरली स्टेट करने चाहिए। तो चौथा, मैं डायग्राम बेस्ड कहूंगा कि अगर मेंशन नहीं भी है पर रेलेवेंट है, आपको लगता है तो छोटा सा बना दीजिएगा, एक एक्स्ट्रा इंप्रेशन मिलता है इससे। पांचवा, आप लोगों को फिजिक्स में रफली 45 से 50 मिनट्स स्पेंड करने हैं टोटल 180 मिनट्स में से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आप लोगों का 2024 बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा 2024 का क्वेश्चन पेपर
सेट ए का जो फिजिक्स का पोर्शन है उसका एक तरीके से एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है सेक्शन बी, आप लोगों का केमिस्ट्री पोर्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, अब केमिस्ट्री सेक्शन देखते हैं क्लियरली। यहाँ केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस का बहुत फोकस है, तो बैलेंस करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि 1 मार्क का क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वाज यूज्ड टू वाइट वॉश walls. Options are: option A is sodium hydroxide, option B is calcium hydroxide, option C is magnesium hydroxide and option D is all of the above. तो देखिए, वाइट वॉशिंग के बारे में तो आप लोगों ने डेफिनेटली सुना ही होगा। घर की जो दीवारें होती हैं, जो वॉल्स होती हैं, उन पे जो सफेदी करते हैं ना, उसके लिए क्या यूज होता है? यस, बिल्कुल सही जवाब दिया, चूना। चूना यूज होता है और चूना का केमिकल नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH होल ट्वाइस। तो इसका एक प्रोसेस होता है, कैसे होता है आप लोगों को बता दूं। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो चूना होता है, उसको पानी में मिक्स करते हैं, देन दीवारों पे लगाने के बाद ये एयर से CO2 से रिएक्ट करता है, जिसमें रिएक्शन होती है CaOH whole twice plus CO2 which gives CaCO2 plus H2O। ठीक है, तो जो कि एक कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO जो 3 है बनता है, जो हार्ड और शाइनी वाइट लेयर देता है। तो यहां पर जो है आप लोगों को एक छोटा सा टिप देना चाहूंगा कि कॉमन नेम्स और केमिकल नेम्स का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखना है। बोर्ड एग्जाम में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, जो कि 1 मार्क क्वेश्चन है। पूछा गया है CaOCl2, ये जो है इसका क्या कॉमन नेम है? ऑप्शन है जिप्सम, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा। तो इसका आप लोगों को करेक्ट आंसर मुझे पता है कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर दिया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका डायरेक्ट आंसर जो है वो ब्लीचिंग पाउडर है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को बताऊं जो ब्लीचिंग पाउडर है उसकी क्या पूरी स्टोरी है। तो फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसकी प्रिपरेशन की बात करें तो ड्राई स्लेक्ड लाइम पे क्लोरीन गैस जो है पास करते हैं, जहां पर हम CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 की बात करें, जो कि हमें देता है CaOCl2 प्लस H2O, जिसका यूजेस की बात करें तो पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज होता है, स्विमिंग पूल में अक्सर इसको डाला जाता है। कपड़े ब्लीच करने के लिए काम आता है, यानी कि कपड़े को सफेद करने में काम आता है, ये इसके कुछ यूज हैं। और तीसरा, बाथरूम क्लीनिंग पाउडर में भी इसका यूज होता है। एक तरीके से स्ट्रॉन्ग क्लोरीन की इसके अंदर से स्मेल आती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर। मैं आप लोगों से यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चाहे वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो, सोडियम बाइकार्बोनेट हो, सोडियम कार्बोनेट हो, या कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट हो, या प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, तमाम तरीके के जो भी फॉर्मूलाज हैं, जो कॉमन नेम हैं, जो भी यूजेस हैं चैप्टर 2 के अंदर, वो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से याद कर लेने हैं। यहाँ जो वो टेबल होगी उसमें से डायरेक्टली आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस उसके अंदर से ही पूछे जाने वाले हैं, और कहीं ना कहीं 1-2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 13। डैश इज अ मेटल विच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो देखिए, ऐसे मेटल का नाम बताइए जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। तो ये तो बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है और सबको पता भी होना चाहिए, सबको इसका आंसर भी पता होता है, जिसका करेक्ट आंसर होगा मरकरी, यानी कि Hg। तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बता दूं, थर्मोमीटर में यूज होता था, अब डिजिटल ज्यादा कॉमन है। दूसरा, ये सिल्वर कलर का लिक्विड मेटल होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होता है और रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में ही रहता है। ये ज्यादा पॉइजनस भी होता है, केयरफुली हैंडल करना पड़ता है।
तो यहाँ पर आप लोगों में एक ही जो मैंने कमी देखी है वो यही है कि आप स्पेलिंग एरर बहुत करते हैं। तो स्पेलिंग आप लोगों को केयरफुली लिखनी है, MERCURY। इट इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर दिस वर्ड मरकरी। ठीक है, ये नहीं होगी कि आप लिखते हैं MERCRY या फिर MERKURY, ये गलत स्पेलिंग है। इनसे आप लोगों का एक नंबर पूरा का पूरा जाने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। सेम क्वेश्चन आप लोगों को 2025 के क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिला। नहीं देखा है वो वीडियो तो उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड यस हाइप भी वीडियो को जरूर कर दें, ताकि ये वीडियो जो है और ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उनकी भी हेल्प हो। तो ये जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यहां पर आपको रीजन जो है क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहिए। तो देखिए आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स में हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि उनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जो अपोजिट चार्जेस के आयंस के बीच यानी कि कैटायंस और एनायंस के बीच होती हैं। इन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत अधिक हीट की जरूरत होती है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है। सिंपल भाषा में कहूं, इमेजिन करिए सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। Na जो है वो पॉजिटिव आयन है, Cl जो है वो नेगेटिव आयन है। अब अपोजिट चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और बहुत ज्यादा स्ट्रांगली होंगे। ठीक है, ये अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है कि इनको अलग करना, इनको मेल्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए हाई टेम्परेचर इनको चाहिए होता है। यानी कि NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो होता है 801 डिग्री सेल्सियस। जब इतना टेम्परेचर होगा तभी NaCl जो है वो पिघलेगा। तो आप कंपैरिजन भी करके देख सकते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स जो चैप्टर 3 में पढ़ते हैं, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग 800 डिग्री सेल्सियस। कोवेलेंट कंपाउंड जो कि चैप्टर 4 में हम पढ़ते हैं, जैसे वैक्स है, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 60 डिग्री सेल्सियस। की टर्म्स जो आंसर में जरूर आपको यूज करनी है वो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, अपोजिट चार्जेस जहां पे हम कैटायंस और एनायंस की बात करते हैं, लार्ज एनर्जी की रिक्वायरमेंट और हाई मेल्टिंग पॉइंट। 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, लगभग 2 से 4 लाइन सफिशियंट है, पर कंप्लीट रीजन आप लोगों को यहाँ पर देना चाहिए। मैं कहूंगा एग्जाम्पल भी आप लोगों को देना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि A&R बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि 1 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन इनको टैकल करना काफी डिफिकल्ट होता है। आपको बेहतर तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आई होप आप समझ भी रहे होंगे। तो ये जो है फिर से A&R बेस्ड क्वेश्चन है। केमिस्ट्री में ये ट्रिकी हो सकते हैं क्योंकि केमिकल रिएक्शंस इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। असर्शन को पढ़ते हैं जो कहता है व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, यानी कि सफेद सिल्वर क्लोराइड जो है वो सनलाइट में ग्रे हो जाता है। और आर है, रीजन है, डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फॉर्म्स सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होकर सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस बनाता है। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, आप भी हेल्प कीजिए, मैं भी आप लोगों की हेल्प करता हूं। देखते हैं सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर कौन निकालता है। तो पहला स्टेप है असर्शन, चेक करिए सच है, ट्रू है या फिर नहीं। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही है ये कि सिल्वर क्लोराइड AgCl जो है वो सफेद होता है और वो सनलाइट में एक्चुअली ग्रे या वायलेट कलर का हो जाता है। ये प्रैक्टिकल में भी आप लोग देख सकते हैं, फोटोग्राफी में ये प्रॉपर्टी यूज होती है। तो असर्शन मेरे अकॉर्डिंग सही है, ट्रू है। अब स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं, रीजन को चेक करते हैं क्या वो सही है या फिर नहीं। तो ये मैंने पढ़ा और मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही है। ये फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन है, जहां पर हम बात करते हैं रिएक्शन की, आप लोगों ने पढ़ी होगी 2AgCl प्लस 2Ag प्लस Cl2, जो कि कह सकते हैं 2AgCl जो है वो व्हाइट है, 2Ag जो है वो ग्रे है और Cl जो है वो गैस है। तो सिल्वर क्लोराइड जो है डिकम्पोज होता नजर आता है हमें इस रिएक्शन में। सिल्वर मेटल जो Ag है वो बनता है, जो कि एक ग्रे कलर का होता है। दूसरा जो क्लोरीन गैस है Cl2 है वो रिलीज होती है। रीजन भी बिल्कुल सही है। स्टेप 3 क्या है, अगर R भी सही है, A भी सही है, अब हमें पता करना पड़ता है कि R जो है वो एक्चुअली A को एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नहीं। तो बिल्कुल कर रहा है, रीजन क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है कि ग्रे कलर
क्यों आ रहा है? क्योंकि सिल्वर मेटल फॉर्म हो रहा है जो कि ग्रे होता है। अगर सिर्फ AgCl रहता और डिकम्पोज नहीं होता तो कलर चेंज नहीं होता। डिकम्पोजिशन की वजह से ही ग्रे कलर हमें दिखता है। तो आंसर होगा ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब यहां के लिए मैं एक टिप देना चाहूंगा केमिस्ट्री सेक्शन के लिए। केमिकल रिएक्शंस वाले ए एंड आर क्वेश्चंस में आप लोग सबसे पहला पॉइंट याद रखें कि रिएक्शन एक्चुअली होता है या नहीं, ये आप वेरीफाई करिए। दूसरा, जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या बन रहे हैं ये आप चेक करिए। तीसरा, प्रोडक्ट्स का इफेक्ट ऑब्जर्वेशन से मैच करता है या फिर नहीं, कंफर्म करिए। अगर तीनों मैच हो रहे हैं तो रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। ये लाइट एनर्जी यूज करके केमिकल चेंज करते हैं, जैसे कि हमने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा है, जो कि फोटोग्राफी AgCl डिकम्पोजिशन होता है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो है मेन है, और फेडिंग ऑफ कलर क्लॉथ्स इन सन, ये भी इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 16। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। 2 मार्क का ये क्वेश्चन है। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होती हैं जो कि हम पढ़ी, जो हमने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ी है, कि जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, वो किसी अपने कम रिएक्टिव एलिमेंट, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है, उसको उसके जो कंपाउंड होते हैं उसके कंपाउंड से बिल्कुल डिस्प्लेस या रिप्लेस कर देता है। सिंपल वर्ड्स में मैं कहूं तो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट कमजोर एलिमेंट को हटा देता है और उसकी जगह ले लेता है। एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं, ZnCuSO4 प्लस ZnSO4 प्लस Cu। तो यहां पर जो है आप कह सकते हैं, जो Zn है वो जिंक है, प्लस CuSO4 ये कॉपर सल्फेट है, विच गिव्स ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस Cu यानी कि कॉपर। तो इसमें क्या हो रहा है, जिंक जो मेटल है Zn वो ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है। जिंक कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर देता है। ब्लू कलर का CuSO4 सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है। ऑब्जर्वेशन आपने करी है। रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल डिपॉजिट होता है जो कि दिखाई देता है। रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों को यहां पर याद कर लेनी है, जिसमें सबसे पहले आएगा आपका K, उसके बाद उससे कम रिएक्टिव जो है वो सोडियम है, Na है, उसके बाद Ca है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है, फिर आयरन है, फिर लेड है, ठीक है, फिर हाइड्रोजन है। इस तरीके से आप लोग जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो याद कर लीजिएगा। उसकी एक ट्रिक होती है याद करने की, जिंक ऊपर है कॉपर नीचे है, इसलिए जिंक डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर को। और एग्जांपल्स के साथ आप लोग उसको और डिफाइन कर सकते हैं, जहां पर Fe प्लस CuSO4 विच गिव्स FeSO4 प्लस Cu, आयरन भी कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। Zn प्लस 2HCl विच गिव्स ZnCl2 प्लस H2, जो कि जिंक हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस कर देता है। 2 मार्क का ब्रेक डाउन है। सबसे पहले डेफिनेशन आप लोगों को क्लियरली और कंप्लीट लिखनी है, 1 मार्क मिलेगा। एग्जांपल लिखना है, बैलेंस्ड इक्वेशन के साथ लिखिएगा, 1 मार्क मिलेगा। डेफिनेशन साइंटिफिक लैंग्वेज में होनी चाहिए, बट जो सिंपल एक्सप्लेनेशन है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन और कलर चेंज मेंशन करना चाहिए, ये काफी अच्छा इंप्रेशन देगा। रिएक्टिविटी का लॉजिक भी आप लोगों को ब्रीफली ऐड करना चाहिए। कुछ कॉमन मिस्टेक जो आप लोग करते हैं कि इक्वेशन लिख देते हैं, एक्सप्लेन नहीं करते हैं, वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है। क्या डिस्प्लेस हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, ये सब बताना आप लोगों का काम डेफिनेटली बनता है पेपर में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 17। Why do acids not show acidic behavior in the absence of water? तो एसिड्स पानी की एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर इसलिए नहीं दिखाते हैं क्योंकि जो H पॉजिटिव आयंस की जरूरत होती है। पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं कि एसिडिक प्रॉपर्टीज सिर्फ हाइड्रोजन आयंस यानी कि H पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंस की वजह से होते हैं। बिना H पॉजिटिव आयंस के कोई एसिडिक बिहेवियर नहीं दिख सकता। दूसरा जो है वो है आयोनाइजेशन के लिए पानी जरूरी होता है। एसिड सिर्फ पानी में डिसॉल्व होने पे आयोनाइज होते हैं, पर और जो H पॉजिटिव आयंस होते हैं वो रिलीज करते हैं। पानी के बिना एसिड्स एज मॉलिक्यूल्स रहते हैं और आयोनाइज नहीं होते। ड्राई एसिड इसका तीसरा पॉइंट हो सकता है, जहां पर कोई भी आयोनाइजेशन नहीं होता।
ड्राई या फिर सूखे एसिड में आयंस नहीं बनते। एग्जाम्पल के तौर पे ड्राई HCl गैस की बात करें जहां पर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। जहां पर मैं आप लोगों को बताऊं तो जो ड्राई ब्लू लिटमस पेपर जो होता है उसको ड्राई HCl गैस के पास रखोगे तो कलर चेंज नहीं होगा, पर अगर लिटमस पेपर गीला या मॉइस्ट कर दो, यानी कि उसके अंदर थोड़ा पानी ऐड कर दो, फिर HCl गैस से एक्सपोज करो तो रेड हो जाएगा, क्योंकि मॉइस्ट लिटमस में पानी है। HCl आयोनाइज हुआ, H पॉजिटिव आयंस बने, एसिडिक बिहेवियर दिखा, लिटमस रेड हुआ। ठीक है, तो कंक्लूजन में मैं यही कहूंगा कि पानी के बिना जो है आयोनाइजेशन नहीं होता, आयोनाइजेशन नहीं होता तो H पॉजिटिव आयंस नहीं होते, H पॉजिटिव आयंस नहीं होते तो कोई भी एसिडिक प्रॉपर्टीज जैसे कि सावर इन टेस्ट या लिटमस चेंज नहीं, कंडक्टिविटी नहीं, बेसिस के साथ रिएक्शन नहीं, तमाम चीजें नहीं होती। कंसेप्ट क्लियर करते हुए आप लोगों को थोड़ा डायग्राम भी यहाँ पर यूज करना है इसको और इंप्रेसिव बनाने के लिए। ठीक है, की पॉइंट्स जो कवर करने हैं 2 मार्क्स में वो है H पॉजिटिव आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिटी, वाटर नेसेसरी फॉर आयोनाइजेशन, विदाउट वाटर नो आयंस नो एसिडिक बिहेवियर। प्रैक्टिकल एग्जांपल लिटमस टेस्ट जो है वो बेस्ट है, उसको मेंशन कर दीजिएगा। तो 2 मार्क का ये क्वेश्चन है, मिनिमम 5 से 6 लाइन्स आप लोगों को लिखनी चाहिए क्लियर रीजन के साथ। ठीक है, एक मेमोरी ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि एसिड को एक्टिव होने के लिए एक्यूअस यानी कि पानी चाहिए होता है। एसिड होगा एक्यूअस सॉल्यूशन के अंदर तो वो एक्टिव होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जो कि 3 मार्क्स का है। यू हैव 2 सॉल्यूशंस A and B. The pH of solutions A is 6 and pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of this is acidic and which one is basic? तो pH और H पॉजिटिव कंसंट्रेशन का यहाँ पर रिलेशन दिखाना है। अगर हम आंसर के पहले पार्ट की बात करें कि कौन सा ज्यादा जो है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा, तो सॉल्यूशन ए जो है वो पीएच होगी उसकी 6 जैसे कि हम देख पा रहे हैं, उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है कंपेयर टू सॉल्यूशन बी क्योंकि उसका पीएच क्या है 8 है। रीजन क्या है इसके पीछे कि पीएच और एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन का इनवर्स या अल्ट्रा जो रिलेशनशिप है वो होता है। पीएच कम होगा तो एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, पीएच ज्यादा होगा तो एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन कम होगा। फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन ए में 100 टाइम्स ज्यादा H पॉजिटिव आयंस होंगे। दूसरा पार्ट पर आते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को पहले यहां पर बता दूं कि अगर pH जो है वो 7 से लेस देन है तो एसिडिक होगा, अगर pH जो है 7 के इक्वल है तो न्यूट्रल होगा, और pH 7 से ज्यादा है तो बेसिक अल्कलाइन होगा। तो सॉल्यूशन ए का pH क्या है 6, ये एसिडिक है क्योंकि 7 से कम है। सॉल्यूशन बी का pH क्या है 8 यानी कि बेसिक है क्योंकि 7 से क्या है ज्यादा है। तो एग्जाम्पल समझते हैं बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। pH 1 से 2 है, ठीक है, तो ये HCl है यानी कि H2SO4 जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, बहुत खट्टा होता है ये। ठीक है, pH 5 और 6 की बात करें तो रेन वाटर का होता है, कॉफी का होता है जो कि वीक एसिडिक होते हैं। pH 7 जो है प्योर वाटर का होता है जो कि न्यूट्रल होता है। pH 8 और 9 की बात करें तो वो सोप सोल्यूशन का होता है, बेकिंग सोडा का होता है जो कि वीक बेसिक माने जाते हैं। pH 13 14 की बात करें तो NaOH KOH की बात करें, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा खारापन होता है। ठीक है, तो 3 मार्क आंसर स्ट्रेटेजी यही है कि डायरेक्ट आंसर पहले दीजिए, सॉल्यूशन ए हैज मोर H पॉजिटिव आयंस जो कि आपको आधा नंबर देगा। रीजन और लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करिए, इनवर्स रिलेशन दिखाइए, 1 मार्क मैथमेटिकल सपोर्ट दीजिए। ठीक है, अगर टाइम है तो पीएच स्केल का छोटा सा डायग्राम बना दीजिए, विजुअल इंपैक्ट बहुत अच्छा होता है एग्जामिनर पे। कुछ में कॉमन मिस्टेक है जो आप लोगों को अवॉइड करनी है, पीएच 8 से ज्यादा है तो H पॉजिटिव आयंस भी ज्यादा होगा, ये बिल्कुल गलत बात है, इनवर्स है। ठीक है, सिर्फ क्लासिफिकेशन दे देना बिना रीजनिंग के ये भी इनकम्प्लीट है, और क्लियर रीजन देना कैलकुलेशन के साथ क्लासिफिकेशन के साथ
ये आप लोगों को फुल मार्क्स दिलाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम क्वेश्चन है जो 2025 के क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिला। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनके बेसिस पर डिफरेंशिएट करना है। 3 नंबर का आई थिंक ये क्वेश्चन है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करें तो प्रॉपर्टी पहले ले लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। मेटल्स जो हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, एग्जांपल के तौर पे 4Na प्लस O2 विच गिव्स 2NaO, ये बेसिक ऑक्साइड है। नॉन मेटल्स की बात करें तो एसिडिक ऑक्साइड्स बनते हैं, एग्जांपल के तौर पे C प्लस O2 विच गिव्स CO2, ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। बात करें पानी के साथ रिएक्शन की तो मेटल्स जो हैं वो रिएक्टिव मेटल्स हाइड्रोजन डिस्प्लेस करते हैं, और नॉन मेटल्स जो हैं जनरली पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। तीसरा, एसिड के साथ बात करें तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं मेटल्स जो होते हैं, पॉप साउंड निकलती है। और अगर नॉन मेटल्स की बात करें पानी के एसिड के साथ ये किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं करते हैं। चौथा, बात करें बेसिस के साथ रिएक्शन, तो मेटल्स जो हैं आमतौर पर रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ एम्फोथेरिक मेटल्स हैं जैसे Al, Zn एक्सेप्शन है, ये कर लेते हैं। और अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो ये ऑक्साइड बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के तौर पे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, और नॉन मेटल्स में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली नहीं दिखते हैं। तो आप लिख सकते हैं मेटल्स की तरफ कि मेटल्स फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड्स, while on the other side we can say non-metals form acidic and neutral oxides. We can say metals displace hydrogen from dilute acids, and we can say non-metals don't react with dilute acids, thus they don't displace hydrogen. We can say metals are reducing agents, and we can say non-metals are oxidizing agents except for carbon. तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। मैं आपसे यहाँ पर कहूंगा कि टेबल बना के डिफरेंशिएट कीजिएगा। ठीक है, पैराग्राफ फॉर्मेट, अगर टेबल नहीं बना सकते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीजन के साथ जो है मेटल्स बर्न करते हैं, ऑक्सीजन में और मेटल ऑक्साइड बनते हैं जो जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। पानी के साथ की बात करें तो रिएक्टिव मेटल्स पानी के साथ विग्रेसली रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। एसिड के साथ कहें तो मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मोर रिएक्टिव मेटल्स जो हैं लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकते हैं। नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, पानी के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, बेसिस के साथ ये जो है थोड़ा बहुत रिएक्ट कर पाते हैं, तो साल्ट प्लस वाटर बनते हैं। ठीक है, 3 मार्क क्वेश्चन स्ट्रेटेजी में आप लोगों को बता दूं, लगभग 4 से 5 डिफरेंसेस क्लियरली आप लोगों को लिखने हैं। रिएक्शन हो सके तो डेफिनेटली ऐड ऑन कीजिएगा। हर डिफरेंस के साथ एग्जाम्पल इक्वेशन देनी चाहिए, इक्वेशंस बैलेंस्ड होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशंस मेंशन करनी चाहिए। एंड अगर फास्ट लिखना है तो टेबल बेटर है, अगर टाइम है और डिटेल में एक्सप्लेन करना है तो पैराग्राफ ज्यादा बेटर है। ठीक है, इसी के अल्टरनेट में ये क्वेश्चन पूछा है, What are amphoteric oxides? Give 2 examples of amphoteric oxides. तो देखिए एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो दोनों तरह से बिहेव कर सकते हैं। कैसे? दोनों तरीके से बिहेव कर सकते हैं। कभी एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं तो कभी बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं। मतलब ये एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर देते हैं और बेसिस के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। आम भाषा में कहूं तो एम्फोथेरिक का मतलब होता है दोनों तरीके का बिहेवियर शो करना। जैसे कोई इंसान दोनों हाथों से लिख सकता है जिसको हम एम्बी डेक्स्ट्रस कहते हैं, वैसे ही ये ऑक्साइड्स दोनों तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम्पल लिखना है रिएक्शन के साथ, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एसिड की तरह बिहेव करता है, बेस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड, बेस के साथ रिएक्शन किस तरीके से करता है, एसिड के साथ रिएक्शन किस तरीके से करता है। ये ऑक्साइड जो हैं प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकते हैं जैसे एसिड, और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं जैसे बेस, इसलिए डुअल नेचर है। ठीक है, PbO भी इसका एग्जाम्पल है, लेड ऑक्साइड के नाम से जिसको जानते हैं।
SNO भी इसका एग्जाम्पल है जिसको टिन ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो भरपूर एग्जाम्पल्स इसमें आप लिख सकते हैं। 3 मार्क्स का ब्रेकडाउन है, डिफाइन कीजिए, क्लियर और सिंपल होना चाहिए, 1 नंबर मिलेगा। 2 एग्जाम्पल्स उसके नेम के साथ आधा आधा नंबर मिलेगा, और दोनों रिएक्शंस एसिड और बेस क्लियरली लिखाएं, 1.5 नंबर मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल्स को सब हेडिंग्स दे के क्लियरली सेपरेट करो, फिर दोनों रिएक्शंस एसिड और बेस के साथ जरूर दिखाओ, इक्वेशंस को बैलेंस्ड करिए अगर बैलेंस्ड नहीं है तो। ठीक है, मेमोरी ट्रिक के तौर पे मैं कहूंगा कि Al और Zn जो है एम्फोथेरिक है। ठीक है, एल्यूमिनियम और जिंक दोनों ही एम्फोथेरिक ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 20। एक तरीके से लॉन्गेस्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री सेक्शन का, ये आप लोगों को केयरफुली अटेम्प्ट करना चाहिए। पार्ट ए है, why is the conversion of ethanol to ethanoic acid is an oxidation reaction, write the reaction also। तो देखिए आप लोगों को यहां पर कंप्लीट आंसर लिखना है। इथेनॉल, अगर हम बात करें इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्जन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन, इस रिएक्शन में इथेनॉल मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम ऐड होता है। इथेनोइक एसिड में इथेनॉल से ज्यादा ऑक्सीजन एटम्स हैं, याद रखिएगा। दूसरा, हाइड्रोजन का रिमूवल, साथ ही साथ इथेनॉल मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन एटम्स रिमूव भी हो रहे हैं और ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी हो रही है। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन की बात करें तो केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल या इलेक्ट्रॉन्स का लॉस। तो यहां दोनों ऑक्सीजन एडिशन प्लस हाइड्रोजन रिमूवल हो रहा है, तो ये डेफिनेटली ऑक्सीडेशन है। केमिकल रिएक्शन जरूर लिखिएगा, जहां पर हम लिख सकते हैं CH3CH2OH जो कि इथेनॉल है, उसमें ऑक्सीजन को ऐड करते हुए दिखाइए O2 एंड एरो का निशान लगाइएगा, CH3COOH प्लस H2O इथेनोइक एसिड और वाटर हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि एसिटिक एसिड और विनेगर। ठीक है, तो ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, जैसे वाइन खुली छोड़ दो तो सिरका बन जाता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को प्रोसेस समझानी है। ऑब्जर्वेशन की बात करें तो स्वीट स्मेल इथेनॉल की होती है, इथेनॉल से पंजेंट स्मेल विनेगर सिरका में चेंज होता है। KMNO4 का पर्पल कलर डिस्चार्ज हो जाता है अगर वो यूज होता है तो। अब बढ़ते हैं सी के पार्ट बी पर, जो कि है व्हाट इज एन होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। होमोलोगस सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक ऐसा ग्रुप और सीरीज होता है जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी कि सेम केमिकल बिहेवियर होता है, सेम जनरल फॉर्मूला होता है, सक्सेसिव या फिर अगले पिछले मेंबर्स में CH2 यूनिट का डिफरेंस हो और 14 U मास डिफरेंस हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली चेंज होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर या सेम होते हैं। सिंपली एक्सप्लेन करें तो होमोलोगस सीरीज का मतलब है एक फैमिली जैसे। ठीक है, सबका सेम सरनेम, फंक्शनल ग्रुप, हर मेंबर पिछले वाले से थोड़ा बड़ा जैसे CH2 एक्स्ट्रा, सबका बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, पर फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे हाइट वेट की तरह अगर हम बात करें तो ग्रेजुअली चेंज होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग जो हैं यहां पर दे सकते हैं मिथेन का CH4, इथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन को C4H10, पेंटेन का C5H12, हेक्सेन का C6H14 and so on. All the members of the homologous series have the same functional group. That is why all members of the series have similar chemical properties. ठीक है, हर सक्सेसिव मेंबर में CH2 यूनिट जरूर ऐड होता है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आप लोगों के पास यहाँ पर 5 मार्क्स का एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताऊं तो पार्ट ए में ऑक्सीडेशन डेफिनेशन के साथ, रीजन के साथ, रिएक्शन आप लोगों को क्लियरली मेंशन करनी है, 3 नंबर मिलेंगे। पार्ट बी में होमोलोगस सीरीज को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, कंप्लीट एग्जाम्पल के साथ आप लोग मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। टोटल 12 से 15 लाइन में मिनिमम 5 नंबर आप लोगों को डेफिनेटली मिलेंगे। पार्ट ए में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेंशन करना मत भूलना, पार्ट बी में मिनिमम 4 से 5 मेंबर्स को एग्जाम्पल देने के साथ मत भूलिएगा। इक्वेशंस बैलेंस्ड होनी चाहिए, जनरल फॉर्मूला आप लोगों को जरूर यूज
करना चाहिए। अगर आप ये नहीं आता है, इसके अलावा और में दिया गया है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथेनोइक एसिड H2S प्रोपेनॉन। ठीक है, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, केयरफुली ड्रॉ करना पड़ेगा आप लोगों को। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स या क्रॉसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और लॉन्स पेयर क्लियरली दिखाने होते हैं। पहला एथेनोइक एसिड है, ठीक है, जहां पर आप कार्बन को, ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करें। फिर है हाइड्रोजन सल्फाइड, देन उसके बाद आप प्रोपेनॉन, जहां पर आपको 3 कार्बन एक चैन में लेने हैं। सेंट्रल कार्बन डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर होने चाहिए, बाकी पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। इस तरीके से आप इनको बना लीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा। इसी के पार्ट बी की अगर बात करें तो पार्ट बी है वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स यूज्ड एज फ्यूल्स फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस। ये 2 नंबर का पूछा है। तो देखिए, अगर हम बात करें कार्बन और उसके कंपाउंड्स, जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एलपीजी हो गया, नेचुरल गैस हो गई या लकड़ी हो गई, उनको ये जो कार्बन के कंपाउंड के जो फ्यूल्स होते हैं, कंपाउंड्स को फ्यूल्स के रूप में हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इनकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। कार्बन कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज करते हैं जब हम उनको बर्न करते हैं। जैसे मीथेन, CH4 गैस की बात करें, पेट्रोल की बात करें, ये एनर्जी कुकिंग, व्हीकल्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सब में यूजफुल है। दूसरा, इजी अवेलेबल हो जाते हैं। कार्बन कंपाउंड्स नेचुरली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। जैसे कोल अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स के तौर पे मिलता है, पेट्रोलियम ये क्रूड ऑयल से, नेचुरल गैस ये अंडरग्राउंड जो रिजर्वर्स होते हैं वहां से मिलता है। वुड की बात करें तो ये ट्रीज से, रेन्यूएबल सोर्सेज से मिलता है। ठीक है, तीसरा ये कन्वीनियंट होते हैं, कन्वीनियंट स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, एलपीजी सिलेंडर्स में इजीली स्टोर कर सकते हैं, पेट्रोल डीजल टैंक्स में रख सकते हैं, कोल सॉलिड फॉर्म में इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और अगर हम कंपेयर करें अदर फ्यूल से जैसे हाइड्रोजन से, तो ये जो है काफी ज्यादा सेफर होते हैं और ईजियर होते हैं। कंप्लीट कंबेशन पॉसिबल होता है, यानी आधे अधूरे जले ये पूरी तरीके से जलते हैं। ठीक है, कंप्लीट कंबेशन होता है, मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है और एफिशिएंट एनर्जी जो है कन्वर्जन होती है। वैरायटी ऑफ ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं। कुकिंग में हम एलपीजी और वुड, व्हीकल्स में पेट्रोल डीजल सीएनजी, इंडस्ट्रीज में हम कोल और फ्यूल ऑयल का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कोल और नेचुरल गैस का यूज होता है। इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो आप लोगों को मेंशन करने चाहिए। जैसे इनसे एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल होते हैं ये, कोल पेट्रोलियम खत्म हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग में इनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है, इसलिए रिन्यूएबल फ्यूल्स पे शिफ्ट करना इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स की स्ट्रेटेजी के लिए मैं कहूंगा 4 से 5 रीजन क्लियरली आप लोग एक्सप्लेन करिए, एग्जांपल्स डाटा मेंशन करिए, कैलोरीफिक वैल्यू, टाइप्स वगैरह एंड केमिकल इक्वेशन अगर रेलेवेंट हो तो ऐड कर लीजिएगा। 4 से 5 लाइन सफिशियंट हैं, पर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप लोगों को यहां पर देना चाहिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेक्शन कंप्लीट हो गया। थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हर इक्वेशन आप लोगों को बैलेंस्ड, हर इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, एटम्स दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, और कॉमन नेम और केमिकल नेम दोनों आप लोगों को याद रखने चाहिए, स्पेलिंग आप लोगों के करेक्ट होने चाहिए, और वैलेंसी देख के फॉर्मूला आप लोगों को लिखने चाहिए। हीट, प्रेशर, कैटलिस्ट मेंशन करने चाहिए, रिएक्शंस के दौरान ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना चाहिए, साइंटिफिक लैंग्वेज में डेफिनेशंस होनी चाहिए, एग्जांपल्स होने चाहिए, सिंपल एक्सप्लेनेशन भी दो लेकिन डेफिनेशंस आप लोगों को देनी चाहिए। एग्जांपल्स इक्वेशंस जहां भी आप लोगों को मैंडेटरी है वहां पर आपको लोगों को देना चाहिए। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को क्लियरली इंडिकेट करना चाहिए, और रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों को याद होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के लिए। और इंपॉर्टेंट फार्मूलाज तो आप लोगों को रखने हैं, वॉशिंग सोडा हो, बेकिंग सोडा हो, ब्लीचिंग पाउडर हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, जिप्सम हो, एंड सो मैनी थिंग्स आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी चाहिए। पीएच स्केल भी आप लोगों को याद होना चाहिए जो कि मेन चीज है। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो एमसीक्यूज के लिए 2 से 3 मिनट मैक्सिमम आप लोगों को देने हैं। 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए 4 से 5 मिनट, 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए 6 से 7 मिनट इनफ है, 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए 10 से 12 मिनट इनफ है। केमिस्ट्री के लिए टोटल 45 से 50 मिनट इनफ है अगर आप बेहतर तरीके से इनको करते हैं
तो कॉमन मिस्टेक्स आप लोगों को अवॉइड करनी है, किसी भी प्रकार की इक्वेशंस अनबैलेंस्ड नहीं लिखनी है, केमिकल फॉर्मूला रॉन्ग नहीं होना चाहिए, फॉरगेटिंग टू मेंशन कंडीशन जैसे हीट, कैटलिस्ट, इनकम्प्लीट डेफिनेशंस, कोई भी एग्जांपल नहीं लिखना, ठीक है। जहां एग्जाम्पल पूछा भी नहीं है वहां भी आप लोगों को एग्जाम्पल लिखना है, या गलत पीएच इंटरेप्शन दे देना, उल्टा समझ लेना। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है केमिकल इक्वेशंस की डेली, इंपोर्टेंट रिएक्शंस की लिस्ट बनानी है, रिवाइज करनी है, कॉमन नेम्स और फॉर्मूलाज को फ्लैश कार्ड बनाना है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने हैं, रिपीट होते रहते हैं ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों को रोज देखनी है। सो केमिस्ट्री सेक्शन भी कंप्लीट होता है। अब बायोलॉजी यानी कि लाइफ साइंस का नेक्स्ट पार्ट है जो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ 2025 का डिस्कस कर चुका हूं। अब बात कर रहे हैं 2024 का। तो केमिस्ट्री में मार्क्स लाने का फॉर्मूला सिंपल है, बैलेंस्ड इक्वेशंस प्लस में क्लियर डेफिनेशंस प्लस में प्रॉपर एग्जांपल्स प्लस में नीट राइटिंग। आप लोगों को मिलेगा फुल में से फुल मार्क्स। मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, केमिस्ट्री में स्कोरिंग बहुत इजी है अगर बेसिक्स आप लोगों को क्लियर हो। तो चलिए फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस क्वेश्चन पेपर के लास्ट सेक्शन पर, जो कि है सेक्शन सी, बायोलॉजी और लाइफ साइंस। आप लोगों को बता दूं यहाँ डायग्राम्स जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन। ऑप्शन ए इज ग्रास, wheat and mango. Option B, grass, goat and human. Option C, goat, cow and elephant. Option D, grass, fish and god. तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, फूड चेन का कॉन्सेप्ट सिंपल है पर ऑप्शंस देखने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। फूड चेन याद करिए कैसे होता है। तो देखिए हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है यानी कि प्लांट्स के साथ स्टार्ट होता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी कि हर्बीवोर्स जो प्लांट्स को खाते हैं वहां पर पहुंचता है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि जो कार्निवोर्स होते हैं और जो ऑमनिवोर्स होते हैं वहां तक पहुंचता है। एनर्जी का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है। ऑप्शंस को हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन है ग्रास, व्हीट, मैंगो। तो ये तीनों प्लांट्स हैं, सब प्रोड्यूसर्स हैं, कोई चैन नहीं बन रहा है, तो ये बिल्कुल क्रॉस आउट है। दूसरा ऑप्शन है ग्रास, गॉट, ह्यूमन। ये बिल्कुल परफेक्ट है, आप सीक्वेंस देख सकते हैं। ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर है यानी कि प्लांट है, गॉट एक प्राइमरी कंज्यूमर है, हर्बीवोर है जो ग्रास को खाता है। तीसरा है ह्यूमन, सेकेंडरी कंज्यूमर है यानी कि ओमनीवोर है, गॉट का मीट खाते हैं लोग, जो कि एक प्रॉपर फूड चेन बन रहा है। तीसरा ऑप्शन की बात करें गॉट, काउ, एलिफेंट, तीनों हर्बीवोर्स हैं, एक दूसरे को नहीं खा सकते हैं, तो ये फूड चेन बिल्कुल भी नहीं है। चौथा है ग्रास, फिश, गॉट। ये थोड़ा वियर्ड है, फिश ग्रास खाएगी, है ना, कितनी फनी बात है, और गॉट फिश खाएगी, अरे वाह ये तो और कमाल की बात है। तो हम कह सकते हैं कि इट डजंट मेक इकोलॉजिकल सेंस। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी ग्रास, गॉट, ह्यूमन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो फूड चेन क्वेश्चंस में हमेशा लॉजिकल सीक्वेंस देखिए, कौन किसको खाता है नेचुरली। अगर डाउट है तो प्रोड्यूसर से स्टार्ट करिए मेंटल पिक्चर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ऑप्शन ए है ओवरी, ये तो फीमेल में होता है, एग्स को प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन बी है यूट्रस, ये भी फीमेल में होता है जहां बेबी डेवलप होता है। ऑप्शन सी है वास डेफरेंस, ये एक मेल पार्ट है, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है। ऑप्शन डी है फेलोपियन ट्यूब, ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो ऑप्शन सी वास डेफरेंस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्विक रिवीजन के तौर पे मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। मेल पार्ट्स आप लोगों को याद रखने हैं, टेस्टिस होते हैं जो कि स्पर्म और टेस्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। दूसरा वास डेफरेंस होते हैं जो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है। तीसरा यूरेथ्रा होता है जो कोई कॉमन पासिस होता है फॉर यूरिन एंड सीमन। और चौथा पेनिस होता है जो कि कॉपुलेटरी ऑर्गन है। फीमेल पार्ट्स में बात करें तो ओवरी होता है जहां पर एग जो है प्रोड्यूस होते हैं। फेलोपियन ट्यूब होता है जहां पर एग ट्रांसपोर्ट होते हैं, फर्टिलाइजेशन यहीं पर होता है। तीसरा यूट्रस होता है जहां पर बेबी डेवलप होता है। और चौथा वेजाइना है जो कि बर्थ कैनाल है।
तो ऐसे एमसीक्यूज में कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए डायग्राम्स अच्छे से आप लोगों को याद होने चाहिए। बोर्ड एग्जाम से पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम 5 से 6 बार जरूर आप लोगों को ड्रॉ करना चाहिए। मैं ये आपको सजेस्ट कर रहा हूं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 23। द मेन रीजन फॉर द लॉस ऑफ ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर इज द इंक्रीज इन डैश। तो देखिए इसका सही आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, CFCS लिख सकते हैं आप। CFCS को कॉमनली CFC11, CFC12 बोलते हैं। ये पहले फ्रिज, AC या एरोसोल स्प्रेज में यूज होते थे। रिएक्शन कैसे होती है? जो CFC होता है वो स्ट्रेटोस्फीयर में जाते हैं, यूवी रेडिएशन से ब्रेक होते हैं और क्लोरीन एटम्स रिलीज होते हैं। ये क्लोरीन एटम्स ओजोन O3 को डिस्ट्रॉय करते हैं। एक क्लोरीन एटम हजारों ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ सकता है। आप लोगों को बता दूं ये क्यों मैटर करता है। ओजोन लेयर जो है यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। अगर ओजोन लेयर डैमेज होगा तो हार्मफुल यूवी रेज डायरेक्टली अर्थ पर आएंगी, स्किन कैंसर होगा, आई प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, इकोसिस्टम डैमेज होगा। 1 मार्क का आंसर में सिर्फ CFCs लिखना सफिशियंट है, पर अगर 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन होता तो ये सब आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करना होता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 24। 1 मार्क का क्वेश्चन है, व्हाट इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्साइन बाय द थायराइड ग्लैंड इन ह्यूमन। सिंपल सा है, थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से गोइटर हो सकता है, यानी कि नेक में स्वेलिंग हो सकती है, इसलिए आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज करते हैं। नमक में आयोडीन मिलाया होता है। थायरोक्सिन हार्मोन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट भी करता है, बॉडी की एक तरीके से एनर्जी प्रोडक्शन है। ऐसे फैक्चुअल 1 मार्क क्वेश्चंस में सीधा आंसर दे देना चाहिए आपको, आयोडीन इज एसेंशियल, या सिर्फ आयोडीन भी आप लिख सकते हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। एक्स्ट्रा 2 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है अनलेस मार्क्स ज्यादा हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 1 मार्क क्वेश्चन है, A&R बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग देख सकते हैं। असर्शन है एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस, और R है एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP इन माइटोकॉन्ड्रिया। स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करते हैं, देन इसको टैकल करते हैं। तो स्टेप 1 है असर्शन को चेक करना, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेसेस, ये बिल्कुल सही है। वॉकिंग, ब्रीथिंग, डाइजेशन, ग्रोथ, सब कुछ एनर्जी चाहिए। विदाउट एनर्जी लाइफ प्रोसेसेस रुक जाएंगे। स्टेप 2 है रीजन चेक करिए, एनर्जी ऑब्टेन्ड एज ATP इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यहाँ सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और ATP एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनता है, जो एनर्जी करेंसी है। स्टेप 3 है क्या R एक्चुअली A को एक्सप्लेन करता है? तो डेफिनेटली करता है। रीजन बता रहा है कि एनर्जी कहां से और किस फॉर्म में मिलती है, जैसे कि हमने बात करी ATP फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया, और ये डायरेक्टली एक्सप्लेन करता है कि लाइफ प्रोसेसेस के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कैसे फुलफिल होती है। तो आंसर होगा A, both A and R are true and R is the correct explanation of A। ARN सॉल्विंग का गोल्डन फॉर्मूला मैं रिपीट कर रहा हूं। पहले इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करो कि वो ट्रू है या नहीं है, फॉल्स है या फिर नहीं है। अगर दोनों ट्रू हैं तो चेक करो क्या आर एक्चुअली ए की रीजन या फिर एक्सप्लेनेशन है। कभी कभार दोनों सही होते हैं पर अनरिलेटेड होते हैं, वो ट्रैप ऑप्शन बी है। बायोलॉजी के एंड आर क्वेश्चंस जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कंपेयर टू फिजिक्स और केमिस्ट्री, पर केयरफुली पढ़ना जरूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 26। नेम सच प्लांट हार्मोन विच, पहला है इंड्यूसेस सेल डिवीजन, ऑप्शन बी है इनहिबिट्स ग्रोथ। तो ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, प्लांट हार्मोन्स के नेम्स और फंक्शंस पर बेस्ड है। परफेक्ट आंसर है पहले का साइटोकिनिन इंड्यूसेस सेल डिवीजन। साइटोकिनिन्स की बात करें जो कि प्रमोट करता है सेल डिवीजन in plants, especially in presence of auxins. These are present in areas of rapid cell division like root tips, shoot tips and developing fruits. वहीं दूसरे का आंसर है ABA जो कि inhibits growth है। जो ये जो
जो एब्सकिसिस जो एसिड है वो एक ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन होता है। इट कॉजेज स्टोमेटल क्लोजर ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस और induces dormancy in seeds and buds and inhibits plant growth। तो मार्किंग स्कीम का लॉजिक कहें तो ईच पार्ट 1 मार्क का है। हार्मोन नेम करेक्ट होना चाहिए। अगर थोड़ा एक्सप्लेनेशन ऐड कर दो तो बेटर इंप्रेशन होगा। प्लांट हार्मोन क्विक रिवीजन की बात करें तो ऑक्सिन्स, जिब्रेलियंस, साइटोकिनिन्स, एबीए और इथाइलिन। जो ऑक्सिन्स जो हैं वो सेल एलोंगेशन, एपिकल डोमिनाइंस और रूट फॉर्मेशन के लिए होता है। जिब्रेलियंस जो है स्टेम एलोंगेशन, सीड जर्मिनेशन, फ्लावरिंग के लिए होता है। इसका फंक्शन बता रहा हूं मैं। साइटोकिनिन्स का फंक्शन होता है सेल डिवीजन या डिले एजिंग। एबीए का ग्रोथ इनहिबिटर, स्टोमेटल क्लोजर। और इथाइलिन की बात करें तो फ्रूट राइपनिंग और लीफ फॉल। 2 मार्क का क्वेश्चन में नाम के साथ 1-2 लाइंस एक्सप्लेन जरूर कर देने चाहिए आप लोगों को। सिर्फ साइटोकिनिन या एबीए लिखने पे पार्शियल मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। पार्शियल मार्क्स ही आप लोगों को मिलेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग्स। फंक्शंस ऑफ टेस्टिस की बात करें तो सबसे पहला है स्पर्म प्रोडक्शन। टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट्स जिसको हम स्पर्म्स कहते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोगोनोसिस। दिस अकर्स इन द कह सकते हैं कि सेमिनिफेरियस ट्यूबल्स प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिस। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड डेली आफ्टर पबर्टी। हार्मोन सिक्रेशन की बात करें तो ये इसका दूसरा फंक्शन है। टेस्टिस सिक्रेट द मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जहां पर डीप वॉइस, फेशियल हेयर, बॉडी हेयर, मसल डेवलपमेंट। दूसरा मेच्योरेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, स्पर्म प्रोडक्शन, रेगुलेशन, मेल सेक्सुअल बिहेवियर। तो यहाँ पर एक एडिशनल फंक्शन आप लोग ऐड कर सकते हैं कि टेस्टिस ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, स्लाइटली लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, विच इज वाई दे आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी इन द सक्रोटम। इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 2 मार्क्स का ब्रेकडाउन है। फंक्शन 1 स्पर्म प्रोडक्शन, फंक्शन 2 टेस्ट। ये जो मेल हार्मोन कहूं तो टेस्टोस्टेरोन जो है उसका सिक्रीशन 1 मार्क इसका मिलेगा। क्लियर नंबर पॉइंट्स आप लोगों को लिखने हैं, साइंटिफिक टर्म्स आप लोगों को यूज करनी है, हर फंक्शन को 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन करना है। अक्सर आप लोग जो लिखते टाइम गड़बड़ कर देते हैं कि आप लिख देंगे प्रोड्यूस स्पर्म एंड हार्मोन्स, बस 2 लाइंस, ये बिल्कुल इनकम्प्लीट है। फंक्शंस को डीपली डिस्क्राइब करना पड़ता है फुल मार्क्स के लिए, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। यहाँ पर आप लोगों को बायोलॉजी में जैसे मैंने कहा कि डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इजीली मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपको वेल लेबल डायग्राम बनाना है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर का। यही सेम डायग्राम 2025 के क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है क्वेश्चन नंबर 29। हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। तो ये जो है मेंडल, आप लोगों को पता है मेंडल ने जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने कंडक्ट किया डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट्स विद पी प्लांट्स टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेट्स सिमल्टेनियसली, जहां पर एक्सपेरिमेंट था कि ही क्रॉस्ड प्योर टॉल सॉरी पूरे टॉल प्लांट्स विद राउंड सीड्स विद प्योर डॉर्फ प्लांट्स विद रिंकल्ड सीड्स, ठीक है। इस तरीके की जो एक्सपेरिमेंट थी वो आपके टीचर ने आपको क्लास में बताया होगा, जो कि प्रॉपर डायग्राम बेस्ड है, प्रॉपर तरीके से आप लोगों को करना है। मैं केवल यही कहूंगा कि ये जो एक्सपेरिमेंट होता है ये दर्शाता है इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन, द फैक्टर्स जो जीन्स होते हैं फॉर हाइट एंड सीड शेप सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। और दूसरा न्यू कॉम्बिनेशंस, द अपीयरेंस ऑफ न्यू कॉम्बिनेशंस लाइक टॉल, रिंकल्ड एंड ड्वार्फ राउंड in F1 generation which were not present in parents proves that traits are inherited independently। कोई भी लिंकेज नहीं है, तो therefore Mendel conclude that different traits are inherited independently of each other which is called the law of independent assortment। 3 मार्क्स का स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताऊं तो एक्सपेरिमेंट आप लोगों को ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, 1 नंबर मिलेगा। जो रिजल्ट है, जो ऑब्जर्वेशन है वो क्लियरली आप लोगों को स्टेट करनी है, 1 नंबर मिलेगा। कंक्लूजन, इन्फ्लुएंस और जो लॉजिकल आप लोगों को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करना है, 1 नंबर उसका मिलेगा।
डायग्राम यहाँ के लिए बोनस है, अगर टाइम है तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का स्मॉल स्क्वायर बना लीजिएगा, विजुअल क्लैरिटी आप लोगों को मिलेगी, इवन एग्जामिनर को काफी अच्छा लगेगा आपका आंसर शीट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके और में भी है आई थिंक ये क्वेश्चन, जो कि हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। तो जैसे कि हम पता है कि ह्यूमन सेक्स जो डिटर्मिनेशन है वो बेस्ड होता है ऑन द टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल 46 होते हैं, जिसमें 22 पेयर जो है वो ऑटोसोम्स होते हैं जो कि सेम होते हैं मेल और फीमेल दोनों के अंदर। एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। फीमेल्स के होते हैं एक्स एक्स, जिसको हम होमोगैमेटिक कहते हैं, जो कि प्रोड्यूस करते हैं केवल एक ही तरीके का एग। और मेल्स जो हैं वो एक्स वाई के साथ होते हैं, जिनको हेट्रोगैमेटिक कहते हैं, जो कि प्रोड्यूस करते हैं दो तरीके के स्पर्म्स। अगर प्रोसेस की हम बात करें, मदर कंट्रीब्यूट करती है, पहला ऑल एग्स कंटेन एक्स क्रोमोसोम्स सिंस फीमेल इज एक्स एक्स। फादर कंट्रीब्यूट करता है दो तरीके के स्पर्म, 50% स्पर्म्स कैरी एक्स क्रोमोसोम्स एंड 50% स्पर्म्स कैरी वाई क्रोमोसोम्स। लेकिन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान पहला केस अगर हम बात करें, अगर एक्स जो है एक्स कैरिंग स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज कर देता है एक्स एग से, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, एक्स एक्स, यानी कि फीमेल क्या, फीमेल चाइल्ड होगा यानी गर्ल होगा। केस 2 है, अगर वाई कैरिंग स्पर्म जो है फर्टिलाइज करता है एग से, तो क्या मिलेगा रिजल्ट, एक्स वाई, यानी कि मेल चाइल्ड होगा, बॉय होगा। प्रोबेबिलिटी है 50% चांस ऑफ बॉय, 50% चांस ऑफ गर्ल। तो द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ स्पर्म एक्स और वाई that fertilizes the egg. Since this is a random process, the probability of having a boy or a girl is equal 50-50. यहाँ पर इंपोर्टेंट नोट ये है कि द फादर्स जेनेटिक कंट्रीब्यूशन डिटरमाइंस द चाइल्ड सेक्स नॉट द मदर्स, एज मदर ऑलवेज कंट्रीब्यूट्स एक्स क्रोमोसोम्स ओनली। डायग्राम जरूर जरूर बना दीजिएगा, 3 मार्क्स में कवर करना है क्रोमोसोम, जो भी क्रोमोसोमल जो कंपोजिशन है एक्स एक्स और एक्स वाई का, गैमेट फॉर्मेशन एक्स वर्सेस स्पर्म, फर्टिलाइजेशन आउटकम्स विद डायग्राम, 50-50 प्रोबेबिलिटी मेंशन करनी है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 30। पार्ट ए है, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। हाँ, तो देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप एक टेबल फॉर्मेट में इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के बेसिस पर एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, लोकेशन के बेसिस पर, एंड प्रोडक्ट के बेसिस पर, एनर्जी यील्ड इक्वेशन के बेसिस पर, एग्जाम्पल के बेसिस पर, या फिर आप अल्टरनेटिवली पैराग्राफ के तौर पे भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, तो एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन एज इट इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली, एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स विदाउट ऑक्सीजन। एनर्जी प्रोडक्शन की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लगभग 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी, ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एंड प्रोडक्ट्स की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर H2O एज एंड प्रोडक्ट्स। वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, व्हाइल इन यीस्ट एंड प्लांट्स इट प्रोड्यूसेस इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, लगभग 4 डिफरेंसेस आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेन करने चाहिए। अब पार्ट बी है इसका, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन की बात करें तो पहला है, सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम सैलिवरी अमाइलेज, जिसको हम पिटाइलिन के नाम से भी जानते हैं, जो ब्रेक करता है कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपलर सुगर्स में लाइक माल्टोज। केमिकल एक्शन होता है, स्टार्च जो है वो माल्टोज में बदल जाता है, पार्शियल डाइजेशन होता है। देन सलाइवा जो है वो लुब्रिकेट करता है फूड को, मेकिंग इट इजियर टू च्यू एंड स्वेलो। इट कन्वर्ट्स सॉलिड फूड इनटू अ सॉफ्ट बाउल्स। तीसरा, सलाइवा मेंटेन्स स्लाइटली अल्कलाइन पीएच इन द माउथ, ठीक है, विच इज ऑप्टिमल फॉर सैलिवरी अमाइलेज टू वर्क। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसका आंसर। फंक्शंस को नंबर्ड फॉर्मेट में लिखिएगा, क्लियर और ऑर्गेनाइज दिखते हैं। इसी के ऑप्शन में शायद और हाँ अल्टरनेटिव क्वेश्चन भी है, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है, हर साल कोई ना कोई डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड डायग्राम जरूर आता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट लेबलिंग के साथ आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बनाना है, चाहे वो एलिमेंट्री कैनल के पार्ट्स हो, माउथ, बकल कैविटी, इसोफेगस, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, हर एक चीज आप लोगों को मेंशन करनी है। लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, और एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी, जिसमें सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर, गाल ब्लैडर, पैनक्रियाज,
ठीक है, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है पार्ट बी। व्हाट आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? तो देखिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड H2O। नेसेसरी कंडीशंस की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल मस्ट बी प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल्स टू ट्रैप लाइट एनर्जी। बिना क्लोरोफिल के लाइट एनर्जी कैन नॉट बी कैप्चर्ड। दूसरा है सनलाइट, लाइट एनर्जी यूजुअली फ्रॉम सन इज रिक्वायर्ड एज द एनर्जी सोर्स टू ड्राइव द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड दिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स, इट सर्व्स एज द रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसाइजिंग कार्बोहाइड्रेट्स। चौथा है वाटर यानी कि H2O एब्जॉर्ब from soil through roots, it provides hydrogen atoms and releases oxygen as byproduct। ऑप्टिमल टेम्परेचर भी, ओवरऑल एक प्रोसेस आप लिख सकते हैं, रिएक्शन जरूर लिखिएगा। 2 मार्क का आंसर, मिनिमम 3 से 4 कंडीशंस क्लियरली स्टेट करें, ब्रीफ एक्सप्लेन करिए। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, कुछ स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप समझिएगा। पूरा पेपर हमने डिस्कस कर लिया है, कुछ प्लान बताता हूं जो कि काफी हेल्पफुल होगा। सबसे पहला है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल 180 मिनट्स का ये पेपर है। पहले 10 मिनट रीडिंग टाइम है, पेपर कंप्लीटली स्कैन करिए, जितने भी क्वेश्चंस हैं 30 के 30 क्वेश्चंस आप स्कैन कीजिए, MCQs क्विकली देख लीजिए कितने इजी हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कीजिए, इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चंस में डिसाइड करो विच ऑप्शन बेटर है, मेंटली प्लान बनाइए कौन सा सेक्शन पहले करना है कौन सा बाद में। अगले जो 150 मिनट है उस वो राइटिंग टाइम है। सेक्शन सी बायोलॉजी 50 मिनट्स, अगर बायोलॉजी स्ट्रांग है तो पहले यहाँ से कॉन्फिडेंस बनाइए। सेक्शन ए कीजिए फिजिक्स 50 मिनट्स का, न्यूमेरिकल्स पे फोकस, कैलकुलेशंस एक्यूरेट होनी चाहिए। सेक्शन बी केमिस्ट्री 50 मिनट्स, इक्वेशंस बैलेंस्ड होनी चाहिए, डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। लास्ट के जो 20 मिनट है वो रिवीजन टाइम रखिए, जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं उनको चेक कीजिए, MCQs के आंसर्स को डबल चेक कीजिए। न्यूमेरिकल्स में न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशंस रीवेरीफाई, स्पेशली नेगेटिव साइंस आप लोगों को चेक कर लेने हैं। लेबलिंग डायग्राम्स में कोई पार्ट मिस नहीं है, यह चेक कर लीजिएगा। रोल नंबर, कोड नंबर सब जगह लिखा है यहाँ पे नहीं। और क्वेश्चन नंबर क्लियरली लिखिएगा, सब हेडिंग्स का यूज करिएगा जहां भी एप्रोप्रिएट हो, डेफिनेशंस, फंक्शंस, डिफरेंसेस, एग्जांपल्स। मार्जिन्स को मेंटेन करिएगा, लेफ्ट साइड प्रॉपर मार्जिन रखिएगा, लाइंस जो स्ट्रेट होनी चाहिए, नीट हैंडराइटिंग होनी चाहिए, अगर नेचुरली मैसी है तो थोड़ा स्लो लिखिएगा। डायग्राम्स के तौर पे मैं कहूंगा कि पेंसिल में ड्रॉ करिएगा अनलेस स्पेसिफाइड पेन। लेबल्स पेन में क्लियर, और टाइटल जरूर दीजिएगा, अंडरलाइन साइंटिफिक नेम्स लाइटली। केमिकल इक्वेशंस मैथमेटिकल फॉर्मूलाज पर कहूं तो सेपरेटली अलाइन करिएगा, पैराग्राफ के बीच में मत डालिएगा, बैलेंस्ड होने चाहिए, सिंबल्स करेक्ट होने चाहिए। और फिजिक्स के लिए मैं यही कहूंगा कि फॉर्मूला पहले लिखो, देन सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, यूनिट्स हर स्टेप में मेंटेन करो, नेगेटिव साइंस केयरफुली हैंडल करो, फाइनल आंसर्स को बॉक्स या अंडरलाइन में कर दो, डायग्राम्स लाइक रे डायग्राम्स को नीट एंड क्लियरली बनाओ, रूलर का यूज करो। केमिस्ट्री में कहूंगा कि केमिकल इक्वेशंस ऑलवेज बैलेंस्ड, स्टेट्स मेंशन करो वेयर रेलेवेंट, सॉलिड लिक्विड गैस एक्वस, एंड कंडीशंस मेंशन करो, हीट प्रेशर कैटलिस्ट, वैलेंसी चेक करते रहिए, फॉर्मूलाज लिखिए, एंड कलर चेंजेस मेंशन, सब चीज ऑब्जर्वेशन जो भी है वो डेफिनेटली आपको लिखनी है। बायोलॉजी के लिए साइंटिफिक टर्म्स यूज करो, ठीक है, इक्विवेलेंट के साथ अगर कॉन्फिडेंट हो तो ठीक है। डायग्राम पे ज्यादा फोकस, इजी मार्क्स हैं, फंक्शंस डिफरेंसेस में मिनिमम 4 से 5 पॉइंट, एग्जाम्पल देना मत भूलिएगा। और लाइव प्रोसेसेस में क्वेश्चंस अगर याद हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को ऐड करनी चाहिए। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी जो आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए, क्वेश्चन पेपर पे MCQ आंसर मार्क मत करना, डायरेक्टली आंसर शीट पे करो, ब्लैंक पेजेस नहीं छोड़ना, स्क्वेंटली लिखना है, ओवर राइटिंग या एक्सेसिव कटिंग पहले रफ कर लीजिएगा उसके बाद। तो ये कुछ पॉइंट हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स बिकॉज ऑफ दिस टाइप सिंगल लाइंस आंसर्स इनसफिशिएंट नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग जो हैं इस पेपर को कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो
ये था कंप्लीट डिस्कशन BSEH क्लास 10 साइंस 2000 पेपर का। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्या क्या देखा तो आपको रिकॉल कराऊं। पेपर पैटर्न स्ट्रक्चर, हर क्वेश्चन का डिटेल्ड अप्रोच, आंसर राइटिंग टेक्निक्स, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, डायग्राम ड्राइंग टिप्स, सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट टिप्स, कॉमन मिस्टेक्स और कैसे पेपर करना चाहिए, ये तमाम चीजें हमने डिस्कस करी। याद रखना ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। पास्ट पेपर सॉल्व करते रहिए। डायग्राम्स आर गोल्ड माइन, इजी मार्क्स होते हैं अगर प्रॉपरली ड्रॉ कर पाओ। टाइम मैनेजमेंट इज की, हर क्वेश्चन को टाइम एलोकेट करो। प्रेजेंटेशन मैटर्स, नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड आंसर्स होने चाहिए। डोंट लीव एनीथिंग ब्लैंक, अटेम्प्ट एंड एवरीथिंग। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो फरवरी मार्च 2026 एग्जाम दे रहे हैं हरियाणा बोर्ड में। सब्सक्राइब करो चैनल को फॉर मोर सच डिटेल्ड डिस्कशंस। कमेंट में बताओ कौन सा टॉपिक और डिटेल चाहिए। हमने पिछली बार 2025 फरवरी मार्च का पेपर डिस्कस किया था, अगर वो मिस हो गया है तो उसको भी देख लेना। दोनों पेपर्स को कंपेयर करोगे तो पैटर्न बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम लाने वाले हैं कुछ चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चंस या क्विक रिवीजन नोट्स या डायग्राम ड्राइंग ट्यूटोरियल्स या फॉर्मूला शीट्स और ट्रिक्स। कुछ सैंपल पेपर्स के सॉल्यूशंस भी आप लोगों के साथ डिस्कस करने का प्रयास रहेगा। याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम एक टेस्ट है, तुम्हारी प्रिपरेशन का, तुम्हारी इंटेलिजेंस का नहीं। जो अच्छे से प्रिपेयर करेगा वो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स लाएगा। सो ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों, फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। मेहनत करो, स्मार्ट स्टडी करो और रिजल्ट्स अपने आप अच्छे आएंगे, याद रखिएगा। अगर लास्ट मिनट में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं रिप्लाई डेफिनेटली करने वाला हूं। पढ़ाई करते रहो, मोटिवेटेड रहते रहो। दिस इज गुरुचिला सिग्निफाइंग ऑफ जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई का सम्मान करो। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। पढ़ाई विद गुरु चेला, जहां गुरु और चेला साथ बढ़ते हैं।